बस सबसे पहले मैं अक्षय जी और आपके इंस्टीट्यूट का आभार मानना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और एक बड़े स्टीम्ड गैदरिंग के साथ मुझे इंटरेक्शन करने का मौका मिला। मेरा जो टॉपिक है वो टॉपिक आपने देखा होगा स्ट्रेस मैनेजमेंट का टॉपिक है, और चूँकि मैं 34 साल तक पुलिस सर्विस में रहा हूँ इसलिए मैंने स्ट्रेस को बहुत नज़दीक से देखा है। हर एक आदमी वैसे आजकल स्ट्रेस में है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में अनसर्टेनिटी ज़्यादा है और मल्टी फैसेटेड वर्क है, तो वहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा है, फिजिकल थ्रेट भी है। तो मैंने कम से कम 34-35 साल से जिस टेक्निक्स का उपयोग करके अपने को फिजिकली और मेंटली हेल्दी रखा, वो टेक्निक आज हम आपके साथ शेयर करेंगे और हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। आपके भी बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे इसमें। तो एक पूरा सेशन हम 100 घंटा का रखेंगे, उसमें मैं 40 मिनट तक आपसे बात करूंगा, फिर उसके बाद 3-4 टेक्निक्स मैं बताता हूँ, यही पे वो करेंगे। छोटे छोटे टेक्निक्स हैं कि हम कैसे अपने स्ट्रेस को रिलीज कर सकते हैं रियल टाइम बेसिस पे, और बाद में 10-15 मिनट अपना इंटरेक्शन कर सकते हैं। या अगर बीच में भी, चूँकि छोटा ग्रुप है तो बीच में भी अगर इंटरेक्शन करना होगा आपको लगता है तो कैन इंटरेक्ट नो प्रॉब्लम। जैसे हम सब कुछ जानते हैं कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, एक आदमी ने उसको पढ़ाया 10th में 12th में, नॉर्मली बताते हैं कि टोटल 9 हमारे सिस्टम्स हैं, मेन सिस्टम्स। जैसे पहला जो सिस्टम है वो मस्कुलर है, हमारा मसल है, उसके अंदर जो इसको हड्डी का सिस्टम है, इसको स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। फिर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड का, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, फिर इंडोक्राइन ग्लैंडुलर सिस्टम है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम है वो जिसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। तो एक टोटल जो हमारा 9 सिस्टम है मस्कुलर से लेकर नर्वस तक, इसमें नर्वस सिस्टम को मास्टर सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि ये सिस्टम हमारे सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है। जैसे भी अक्षय जी यहाँ के चेयरमैन हैं, तो ही इज कंट्रोलिंग द इंस्टीट्यूट। मैं जब पुलिस कमिश्नर था तो आई वॉज कंट्रोलिंग द नागपुर सिटी एज ए पुलिस चीफ। वैसे ही हमारे सारे सिस्टम को जो सिस्टम कंट्रोल करता है दैट इज नर्वस सिस्टम। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं मैं तो नर्वस हो गया, मेरा नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा है, मैं तो कंफ्यूज हो गया, मेरा माइंड काम नहीं कर रहा। इट मीन्स आवर नर्वस सिस्टम इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। अब नर्वस सिस्टम को भी थोड़ा समझ लेते हैं। एक्चुअल 2 टाइप का हमारा नर्वस सिस्टम है। एक नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसमें हमारा ब्रेन आता है, नर्व सेल आता है और स्पाइन आता है। ये 3 जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और दूसरा जो नर्वस सिस्टम है जिसको बोलते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, हमारे बॉडी के जो ऑटोनोमस एक्टिविटी से रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल, इवन इफ वी आर नॉट अवेयर रेस्पिरेशन इज गोइंग ऑन। हमारा डाइजेशन है, हमारा हार्ट बीट है, हमारे बॉडी के सेलुलर फंक्शंस हैं, वो ऑटोमेटिक होते रहते हैं, हमारे चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा डाइजेशन ऐसा नहीं कि हम चाहेंगे तो होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हम हमारा हार्ट बीट चाहेंगे तो हमारे बॉडी के इस ऑटोनोमस सिस्टम को जो सिस्टम कंट्रोल करता है दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का भी 2 पार्ट है। पहला जो पार्ट है उसको बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जैसे हम काम कर रहे हैं, हमारी बॉडी एक्टिविटी में है, एक्टिवेशन मोड में है, तो उस समय जो सिस्टम काम करता है उसको बोलते हैं सिंपैथेटिक। जैसे हम दौड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, और काम करने के बाद बॉडी का मैकेनिज्म है बॉडी को रिलैक्स होना। जैसे हम नॉर्मली करोड़ों साल से हमारे बॉडी का मैकेनिज्म क्या है, दिन में काम करना, रात में सोना, ये हमारे जीन्स में है। तो हम सनलाइट में काम करते हैं तो उस समय हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव रहता है, और हम जब रात में सो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, तो उस समय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। तो हमारे पूरे बॉडी को ये 2 सिस्टम कंट्रोल करते हैं, और ये दोनों सिस्टम सीसॉ टाइप में। जैसे सिंपैथेटिक जब ऊपर रहेगा तो पारा शांत रहेगा, बिकॉज वी कांट बी रिलैक्स्ड एंड एक्टिव एट द सेम टाइम। इफ वी आर एक्टिव देन वी कांट बी रिलैक्स्ड। उस समय लेकिन हम जब रिलैक्स हो जाते हैं
तो थोड़ा आंखें बंद होने लगती है, बॉडी काम पूरा हो जाता है, तो उस समय वी कांट डू एनीथिंग। देयरफॉर बोथ दिस सिस्टम्स आर अपोजिट टू वन अनदर। इफ वन इज वर्किंग, अनदर इज एट रेस्ट। इफ अनदर इज वर्किंग, अनदर इज रेस्ट। जैसे सीसो होता है, जैसे एक ऊपर जाता है तो एक नीचे आता है, एक पे ऊपर जाता है तो नीचे आता है। तो हमारे बॉडी में क्या है, एक हार्मोनी है। हम काम करते हैं, आराम करते हैं, आराम करते हैं, फिर काम करते हैं। ये जब हार्मोनी डिस्टर्ब होता है तो स्ट्रेस पैदा होता है। जैसे जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये हमको एक्टिव रखता है। इस सिस्टम को फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम भी बोलते हैं। जैसे हमारे सामने जब कोई चैलेंज आता है तो हम उसे फाइट करते हैं, चैलेंज से फाइट या भाग जाते हैं। दूसरा जो सिस्टम है पैरासिम्पैथेटिक, इसके उल्टा सिस्टम है। वो सिस्टम रेस्ट और डाइजेस्ट का सिस्टम। हम जब रेस्ट करते हैं, जब हम रेस्ट करें तो उसी समय डाइजेस्ट होता है बॉडी में। अब चलते समय इसीलिए हम खाना खाने के बाद थोड़ा सा आराम करते हैं या रेस्ट लेते हैं, रात में सो जाते हैं तो डाइजेशन होता है। तो ये दोनों सिस्टम ऐसा है, दोनों हार्मोनी में काम करता है। अगर दोनों हार्मोनी में काम करेगा तो हमको हेल्थ मिलता है, हमारा हेल्थ अच्छा रहता है। अगर सिस्टम गड़बड़ा हो गया तो हमको हेल्थ डिस्टर्ब हो जाता है। तो आज का जो हमारा लाइफ स्टाइल है, इसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिव हो गया। जैसे एक कोई आदमी है, उसको 10 एकड़ जमीन है और उसको 2 बच्चे हैं, तो दोनों बच्चे कितना एकड़ जमीन जाएगा, 5-5 एकड़। लेकिन एक को 8 चलाएगा, एक को 2 चलाएगा, तो क्या होगा कि तो क्या होगा कि हमारा जो सिस्टम है सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, ये 12-12 घंटा काम करने चाहिए। थोड़ा बहुत चेंज हो, जैसे 2-3 घंटे का हुआ तो फर्क। लेकिन अभी क्या हो गया है कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो ये ओवर एक्टिव हो गया। उसके चलते क्या हो गया कि पैरासिम्पैथेटिक सप्रेस हो गया। तो हमको जितना रिलैक्सेशन होना चाहिए, हमारे बॉडी में जितना रेस्ट मिलना चाहिए, हमारे बॉडी में जो डाइजेस्ट होना चाहिए, हमारे बॉडी में जो आराम मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। और जिसके चलते हम स्ट्रेसफुल रहते हैं। हम रात में भी सोते हैं तो नींद नहीं आती है, रात में भी सोते हैं तो सपना भी आता है, तो झगड़े का ही सपना आता है। तो क्या होता है कि एक इम्बैलेंस हो जाने के कारण हमको प्रॉब्लम है। इम्बैलेंस हो जाने के कारण हमारा पूरा हेल्थ जो है डिस्टर्ब हो गया। तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस में हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। जैसे अभी हम बताया कि हमारा जो आज का लाइफ स्टाइल है, आदमी का खाने का स्टाइल है, काम करने का है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स है, एस्पिरेशंस हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, रिलेशंस हैं, उसमें हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिव हो गया। और दैट इज द रीजन ऑफ स्ट्रेस। तो जो एक्सपर्ट्स हुए जिन्होंने स्ट्रेस पे बहुत काम किया, उसमें से 3-4 लोगों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हैंस सीली करके था, उसने स्ट्रेस पे काफ़ी काम किया। उसके बाद एक कैनन था, मैसन था, मेरी एस्ट्रीट था। इन सबका बोलना है कि स्ट्रेस में क्या होता है कि हमको जब कोई चैलेंज बाहर से आता है, हमको जब कोई प्रॉब्लम बाहर से आता है, तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए स्ट्रेस चाहिए आदमी को, क्योंकि अगर स्ट्रेस नहीं रहेगा तो काम नहीं करेंगे। लेकिन वो स्ट्रेस से बहुत लंबा क्रॉनिक हो जाता है, देन इट कॉजेज लॉट्स ऑफ फिजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम। तो ये जो लंबा स्ट्रेस हो जाता है, जैसे उन्होंने क्या बताया कि जब हमको स्ट्रेस होता है तो बॉडी में 2 तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं। पहले का नाम है कॉर्टिसोल और दूसरे का नाम है एड्रेनलिन। जैसे यहाँ पे माने हम लोग बैठे एकदम सांप दिख गया तो एकदम खड़े हो जाएंगे, उठ के एकदम बड़ी अलर्ट हो गए। उस समय हम या तो भागने लगेंगे या सांप से लड़ेंगे। तो साइंटिस्टों का कहना है कि उससे हमारा बॉडी जो है वो एड्रेनलिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है। वो हार्मोन हमको ताकत देता है, शक्ति देता है, लेकिन उसका रिलीज जो है ना शॉर्ट टर्म रहता है। अगर बहुत, जैसे हमने 5 मिनट सांप को देखा और या तो सांप भाग गया या हम भाग गए तो कोई फिर हम नॉर्मल हो गए। लेकिन इस रूम में किसी ने हमको बंद कर दिया और सांप को भी छोड़ दिया, तो अगर 12 घंटे तक हम उसमें रहे तो फिर हमको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए ये जो कॉर्टिसोल या एड्रेनलिन रिलीज होता है, हमको प्रॉब्लम है, उस समय सामने प्रॉब्लम आया, हमने ताकत लाया, उसको फेस किया, या तो उसको फाइट किया या फ्लाइट किया और हम निकल गए। लेकिन अगर कंटिन्यूस 24 घंटे, 1 महीने, 2 महीने अगर प्रॉब्लम 6 महीने रहे तो फिर हमको बोलते हैं कि साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम मीन्स द प्रॉब्लम्स ऑफ बॉडी एंड माइंड विच आर कॉज्ड बाय स्ट्रेस। और आज मेडिकल साइंस का ऐसा बोल रहा है कि हमारे 70 to 80% जो
डिजीज हैं वो मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं, वो साइकोटिक प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे डायबिटीज है, आज बोल रहे हैं डायबिटीज भी हमारा साइकोसोमेटिक है, इट इज कॉज्ड बाय स्ट्रेस। ब्लड प्रेशर तो है ही, हार्ट का भी प्रॉब्लम बता रहे हैं, लीवर का प्रॉब्लम बता रहे हैं। तो हमारे बॉडी में जरूरत से ज़्यादा जब सिक्रेशन हुआ, जैसे हमारे बैंक में पैसा है 1 लाख और हमको कुछ काम आया, हमने 10 हज़ार निकाल के खर्च कर दिया, लेकिन रोज हमको 10 हज़ार निकालना पड़ेगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि मेरा बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा और हम पूरे बैंकरप्ट हो जाएंगे। तो इसी बॉडी का जो नेचर ने मैकेनिज्म बनाया है कि ये जो एड्रेनलिन है और जो कॉर्टिजल है, ये थोड़ा सा सीक्रेट होना चाहिए और फिर नॉर्मल हो जाना चाहिए। लेकिन अगर वो प्रॉब्लम हमारे सामने बना रहा तो कंटिन्यूस सीक्रेट होते रहेगा, और जब ओवर सीक्रेशन होगा तो हमको प्रॉब्लम होगा। कॉर्टिजोल क्या करता है, हमारे बोन्स को ब्रेक करता है। कॉर्टिजोल क्या करता है, हमारे मसल को ब्रेक करता है। कॉर्टिजोल क्या करता है, हमारे लीवर को, सारे वाइटल पार्ट को डैमेज करता है। इसलिए क्रॉनिक स्टेज में रहने वाला आदमी बहुत कम उम्र में ही बूढ़ा दिखने लगता है, क्योंकि उसके मसल सारे ब्रेक हो जाते हैं, बिकॉज इट इज वन टाइप ऑफ हार्मोन विच डाइल्यूट्स द डिफरेंट वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अगर ज़्यादा, जैसे अगर हमने थोड़ा सा किसी को नींद का प्रॉब्लम, तो अगर थोड़ा सा उसने मेडिसिन लिया तो सो गया, लेकिन ज़्यादा जब मेडिसिन लेगा तो उसका सिस्टम सप्रेस हो जाता है, तो उसे डेथ भी होता है। आपने देखा होगा कि बहुत लोग ज़्यादा नींद की गोली खाते सुसाइड भी कर देते हैं। तो क्या होता है कि ये जो हमारा हार्मोन्स है, एड्रिनल या कॉर्टिजोल, एक थोड़े समय के लिए हार्मोन सीक्रेट होना चाहिए, फिर बंद हो जाना चाहिए। तो स्ट्रेस में क्या होता है कि स्ट्रेस में कंटिन्यूअस सीक्रेशन होता है। जैसे आज आप अपने बच्चे हैं, सुबह बच्चे गए कोचिंग के लिए, हम उनको आज 5 बजे 6 बजे कोचिंग के लिए भेजे, वहाँ से कोचिंग के लिए बच्चे आए तो फिर बोलते हैं कॉलेज चले जाओ, स्कूल चले जाओ। स्कूल से आ गया बच्चे तो फिर बोलते हैं कि शाम को तुम पढ़ने बैठ जाओ, फिर बोलते हैं कि तुमको नीट देना है, फिर बोलते हैं तुमको मेडिकल देना है, फिर बोलते हैं तुमको IAS देना है। तो ये क्या होता है कि बच्चे का जो एड्रेनलिन लेवल है वो हमेशा बढ़ा, वो कभी भी उसको रेस्ट नहीं मिलता बच्चे को, और उसका दुष्परिणाम क्या होता है कि वो स्ट्रेस में जाता है या तो डिप्रेशन में जाएगा। स्ट्रेस का 2 रिजल्ट होता है, एक तो आदमी डिप्रेशन में चला जाएगा या फिर एग्रेशन में चला जाएगा, या तो बहुत एग्रेसिव हो जाएगा या बहुत डिप्रेसिव हो जाएगा। तो ये जो साइकोलॉजी है या स्ट्रेस पे जो काम हुआ है उसके बारे में अभी आपको मैंने बताया। हमारा जो इंडियन कल्चर है, हमारा जो इंडियन ट्रेडिशन है, इसमें हजारों साल पहले स्ट्रेस तो वर्ड अंग्रेजी है तो उन्होंने स्ट्रेस वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन हमारा जो योगा है, योगा में हजारों साल पहले बताया कि हमारी जो वृत्ति है, चित्त की वृत्ति, जिसको उन्होंने बोला कि मोडिफिकेशंस ऑफ माइंड, वो क्या करती है, जब ज़्यादा वो चलेगी तो हमको स्ट्रेस टेंशन देती है, हमको दुख। उन्होंने वर्ड यूज किया क्लेश। क्लेश एक वर्ड है जिसका अर्थ होता है सफरिंग, दुख। महात्मा बुद्ध ने पहली बार 4 आर्य सत्य की बात, उन्होंने पहला बोला कि इस जीवन में दुख है, दूसरा बोला कि इस दुख का कारण है, तीसरा बोला कि इस कारण को हम दूर कर सकते हैं, और चौथा बोला कि जो अष्टांग मार्ग है उसके द्वारा हम कारण दूर कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में जो योग है, या महात्मा बुद्ध की जो विपश्यना है, या हमारे यहाँ जैसे जैन धर्म में भी प्रेक्षा ध्यान है, तो ये सारी चीज़ें हमारा जो दुख है उसको दूर करने के लिए। तो अब हम ये चर्चा करेंगे कि ये जो हमारा स्ट्रेस है, एक तो हमने उसको वेस्टर्न सिस्टम में भी देखा कि वेस्टर्न सिस्टम कैसे सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक बात कर रहा है, हमारा जो सिस्टम है वो कैसे बोल रहा है कि हमारा जो माइंड है, हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, वो जब ज़्यादा चंचल ओवर हो जाता है, तो मन चंचल कब होता है, जब चल ही जाता है तो चंचल होता है, जब प्रॉब्लम आता है तो उसको कैसे शांत करना है। अब स्ट्रेस बताते हैं कि स्ट्रेस इज मेनली ए मेंटल स्टेट। जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ और अगर मेरे सामने पीछे अगर कोबरा सांप भी है, इफ आई एम नॉट अवेयर देन मुझको कुछ नहीं होगा। तो जब प्रॉब्लम का हम अवेयर हो जाते हैं और हमारे सामने यहाँ पे अगर चिट्ठी आ गई है, कोई पकड़ा गया तो अलर्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली स्ट्रेस क्या है, जब हमारा माइंड किसी चीज को प्रॉब्लम के रूप में परसीव करता है, हमको ऐसा लगता है कि इससे हमको डेंजर हो जाएगा, इससे हमको थ्रेट हो जाएगा, तो इमीडिएटली हमारा माइंड जो है वो सिंपैथेटिक मोड में चला जाता है। और जब सिंपैथेटिक मोड में जाता है
तो फिर हमको स्ट्रेस हो जाता है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, एक और इशू बहुत इम्पोर्टेंट समझना है। शुरू में जो वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने ऐसा कहा कि स्ट्रेस के लिए कोई ना कोई बाहर से प्रॉब्लम आना चाहिए, जैसे बाहर कोई थ्रेट आना चाहिए, चैलेंज आना चाहिए। लेकिन बाद में ऐसा पता चला और हमारे योगा में ऐसा कहा हुआ है कि स्ट्रेस के लिए जरूरी नहीं है कि बाहर से प्रॉब्लम होना चाहिए। 80% स्ट्रेस जो है वो मेंटल है। अगर आप आराम से कहीं बैठ के अगर अपना पूरा लाइफ का या 2 दिन 4 दिन 7 दिन का आप अगर स्कैन करेंगे तो आपको बताया लगेगा कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो हम इमेजिन कर रहे हैं। जैसे गार्जियन है, फादर है, वो इमेजिन करता है कि मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, कहीं एग्जाम में फेल नहीं कर जाए, कहीं उसका एक्सीडेंट नहीं हो जाए, या बच्चा इमेजिन करता है कि मैं इतना मेहनत किया हूँ, मैं एग्जाम में फेल ना हो जाऊँ। तो अभी एक्सपर्ट ऐसा बता रहे हैं कि 80% जो हमको स्ट्रेस होता है वो इमेजिनरी होता है। वैसी घटना जीवन में कभी घटती भी नहीं है, और लेकिन हम उसके चलते ब्रेन को क्या है, या तो एक्चुअल प्रॉब्लम आए या इमेजिनरी प्रॉब्लम वो एक्टिव हो जाता है। ब्रेन को ये मालूम नहीं है कि एक्चुअल प्रॉब्लम है। जैसे अगर हमने सोचा, हमने बोला कि नींबू, तो नींबू बोलने से क्या हुआ, हमको क्या हुआ नींबू बोलने से, मुंह में थोड़ा सा एक सलाइवे ग्लैंड एक्टिव हो गया ना, ठीक है, उतना एक्टिव नहीं होगा कि खाने, लेकिन एक्टिव हो गया। हमने जलेबी बोला तो आदमी को मुंह में पानी आ जाता है, हमने गुलाब जामुन बोला तो मुंह में पानी आ जाता है। तो ब्रेन को क्या लगता है, ब्रेन में अगर वो थॉट आया तो ब्रेन को लगता है कि वो अच्छा घटना हो गई, और ब्रेन उसके हिसाब से रिएक्ट करना शुरू होता है। तो ऐसा बताते हैं कि स्ट्रेस जो है वो हमारे थॉट में है, और 80% स्ट्रेस जो है मेंटल है। हमारे मन में जो वरीज आते हैं, हमारे मन में जो एंजाइटीज आते हैं, वो क्या है, एंजाइटीज और वरीज जो हैं वो पूरी तरह से स्टेट ऑफ माइंड है। एक्चुअली उसमें बहुत सारी चीजें आप जब देखिएगा तो बहुत सारी चीजें होती भी नहीं है। जैसे हम जा रहे हैं, मान लिया हमने ट्रेन का टिकट कटा है, हमको बॉम्बे जाना है या फ्लाइट का टिकट कटा है, और अक्सर मन में आता है कि बहुत लोगों के मन में कि भाई मान लो मेरा टिकट कंफर्म नहीं हो, उसको अर्जेंट जाना है, कैसे होगा, मैं फ्लाइट से जा रहा हूँ, कहीं आज इलेक्शन चल रहा है, कहीं रैली हो गई, वो ट्रैफिक जाम हो गया, मेरा फ्लाइट छूट जाएगा। तो ये जो हमारे मन में जो वरीज आते हैं, इससे भी एड्रेनलिन अंदर, क्योंकि ब्रेन को एक्चुअल मालूम नहीं है कि एक्चुअल घटना है कि नहीं, उसको थॉट हो, जैसे बताया हमने कि अगर सांप है पीछे लेकिन उसको मालूम नहीं तो ब्रेन को कुछ करेगा, लेकिन जैसे ही सामने वो देखेगा वो अलर्ट हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर द स्टेट ऑफ माइंड। अब चाहे वो स्टेट ऑफ माइंड के चलते हो या एक्चुअल के चलते हो, दोनों में क्या होता है कि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो ओवर एक्टिव हो जाएगा, और जब वो ओवर एक्टिव हो जाएगा तो हमको स्ट्रेस होगा। तो अब इसका सॉल्यूशन, सबसे अच्छा क्या सॉल्यूशन है कि दूसरा जो सिस्टम है जो हमको काम डाउन करता है उसको क्या करने का, उठाना। जैसे मान लिया किस एरिया में वो चोरी हो गई, रोज घर चोरी हो गई, हम क्या करते हैं, वहां पे क्या उपाय करते हैं, पुलिस को बुलाते हैं। तो चोर और पुलिस दोनों उल्टे हैं ना, चोर चोरी करता है, पुलिस प्रोटेक्शन करती है। तो जब चोरी ज्यादा बढ़ गई तो हम पुलिस को बुलाएंगे तो चोरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के चलते हमको ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो हमको अब क्या करना है, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव, उसको हम जब एक्टिव करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, क्योंकि दोनों ऐसा है, एक ऊपर रहेगा तो एक नीचे जाएगा। जैसे लाइट अगर है तो अंधकार नहीं रहेगा, और अंधेरा रहेगा तो लाइट आएगा। तो हमको क्या करना है कि अब जिस किसी कारण से भी हमारा सिस्टम पैरासिम्पैथिक में बड़ा हो जाए, अब वो कारण कुछ भी हो, चाहे विद्यार्थी का कारण हो, चाहे किसी घर के कारण हो, चाहे पुलिस का कारण हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, जो भी हो, अगर स्ट्रेस होता है तो सिंपल चीज है कि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिव है। अब हमको क्या, जैसे आप अगर साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे और आप बोलेंगे मुझको बहुत स्ट्रेस है, तो साइकियाट्रिस्ट क्या करेगा, आपको ट्रैंक्विलाइजर देगा। ट्रैंक्विलाइजर क्या करता है, आपका दूसरे सिस्टम को, आपकी बॉडी में आपका ये जो सिस्टम है उसको सप्रेस करता है, पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक को। तो क्या सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक। आप लोग टैबलेट खाते हैं ट्रैंक्विलाइजर, ट्रैंक्विलाइजर का अर्थ है कि ट्रैंक्विलिटी लाना, मतलब एक जो सिस्टम एक्टिव है जो हमको एक्टिवेट करता है उसको सप्रेस करके दूसरों को एक्टिव करना। तो अब हमको स्ट्रेस से डील करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है
कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करना, और वो कैसे एक्टिव होगा ये हमको सीखना है। ये हमेशा जान लीजिए कि अब लाइफ से स्ट्रेस तो खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, प्रोफेशन, उसमें स्ट्रेस खत्म नहीं होगा। हमको इस स्ट्रेस को डील करना कैसे सीखना, इस स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना सीखना है। जैसे हम कपड़ा पहन के जाते हैं, शर्ट कितना भी अच्छा शर्ट हो, साफ हो, कीमती हो, लेकिन आप बाहर से जब आते हैं तो शर्ट गंदा हो जाता है, उसको साफ करना पड़ता है। रोज हम शर्ट साफ करते हैं, 2 दिन में करते हैं, बनियान रोज हम चेंज करते हैं। मान लीजिए अगर हम 1 महीने तक शर्ट को साफ नहीं करें तो क्या होगा, शर्ट खराब हो जाएगा, हम उसको पहन नहीं सकते हैं। वैसे ही हमारा जो माइंड है ये रोज बाहर से स्ट्रेस ऑब्जर्व करता है, तो रोज हमको इसको साफ करने की जरूरत है। अगर हम रोज इसको साफ कर देंगे तो हमारा माइंड क्या रहेगा, ठीक रहेगा। अगर हम इसको नहीं करेंगे तो वो स्ट्रेस एक्यूमुलेट होगा एंड इट विल रिफ्लेक्ट इन द फॉर्म ऑफ सम डिजीज। पहले तो घर में झगड़ा शुरू हो जाएगा, इंटरपर्सनल रिलेशन। अगर आपका मन चिढ़ा हुआ है, जैसे मेरा मन या किसी का भी मन चिढ़ा हुआ है बिकॉज ऑफ प्रोफेशनल वर्क या किसी चीज़ के, तो आप घर में भी जाएंगे तो चिड़चिड़ होता है। आपके दोस्त आपको किसी से, आप ऑफिस में भी आएंगे, मैं हमेशा किस्सा सुनाता हूँ। एक हमारे एसपी साहब थे, वो ऑफिस में आए, उस दिन कुछ हुआ होगा डिस्ट्रिक्ट में, तो बहुत टेंशन में थे। तो हमारे यहाँ एक सिस्टम है, या सब जगह हुआ कि आप ऑफिस में जब आते हो तो नीचे का जो क्लर्क है या आपका स्टेनो है आपको आके बताता है कि सर आपके इतने फ़ोन आए हुए थे। तो एसपी साहब का जो स्टेनो था वो उनके पास गया और बोला कि सर आपके लिए ऐसे ऐसे फ़ोन आए थे। तो एकदम वो गुस्से में थे, बोले मूर्ख मामू, सभी में आया नहीं, बैठा नहीं, चाय नहीं पिया, क्या तुम्हारे सर पे ला दे, चलो पढ़ो। तो स्ट्रेस का 2 फीचर होता है, आपने भी अनुभव किया होगा। पहला फीचर ऐसा है कि स्ट्रेस ट्रांसफरेबल है, वो ट्रांसफर होता है। अगर मैं स्ट्रेस में आ गया तो मैं उसको ट्रांसफर करता हूँ, मेरे अगल बगल में जो लोग हों तो ट्रांसफर करूँगा। ये पहला उसका फीचर है। दूसरा उसका फीचर है कि स्ट्रेस हमेशा नीचे जाता है, ऊपर नहीं जाता। नीचे जाना करते हैं कि हम अपने जूनियर को डांटते हैं, सीनियर को नहीं डांट सकते। वो सीनियर कैसा भी होगा, लेकिन सामने आने तो बोलेंगे कि तुमचा साहब के 2 मानुस तो अब एसपी साहब का स्ट्रेस किसको आ गया, स्ट्रेस होगा। अब उसको भी स्ट्रेस दूर करना है, और वो किसको दूर करेगा, नीचे वाले को। ऊपर तो किसी को बोल नहीं सकता है, डीवाईएसपी को बोल नहीं सकता है, एडिशनल को बोल नहीं सकता है। तो चपरासी बोला है, अरे तुम काम अच्छा नहीं करते हो, पकड़ का पका लेते हो, तुमने साफ सफाई नहीं किया। अब चपरासी बोला कि साहब मैंने तो सुबह से ही काम किया, उन्हीं को थैंक यू बोला। अब किसको स्ट्रेस आ गया, चपरासी। वो बेचारा ऑफिस का सबसे छोटा आदमी, वो कहाँ दूर करेगा स्ट्रेस, घर में दूर करेगा। घर पे गया, बीवी को बोला आप जो नसीब फुटला तुम तो सोच लगता है लाचे तुम्हें कहीं काम करत नहीं, बोला लगत नहीं। अब भाई ने बोला भाई ऐसा क्या हुआ, मैं तो आपको 2 बार इतना खाना आपको भेजी, आप उसको 2-4 बार गुलाब का फूल भी व्हाट्सएप पे भेजे तो ये क्या हो गया। अब किसको तनाव हो गया, भाई को, उसको भी तनाव दूर करना है। वो कहाँ दूर करेगी तनाव से, बच्चे भी दूर करेंगे। अब बच्चा बेचारा स्कूल से आया हुआ था, खाना खा के बैठे हुआ था, टीवी देख रहा था, उसको बाहर जाके चटा हुआ बच्चा को कुछ माँ किया नहीं, क्यों तुमने उसको मारा। अब बच्चे को तनाव हो गया, उसको भी तनाव दूर करना है। तो अपना घर से बाहर निकला, हाथ में पत्थर लिया और एक कुत्ता पेड़ के नीचे बैठ के सो गया। तो उसको जाके जोर से मारा, कुत्ता होगा नहीं, बच्चे को मैंने कुछ किया नहीं, इसको भूखा नहीं, इसके पीछे दौड़ा नहीं, उसको क्या इसने मारा। अब देखिए कहाँ का तनाव कहाँ पे है। और एक आदमी साइकिल चलाते हुए जा रहा था, उसको जाके कुत्ते ने काट लिया। और सुबह सुबह सारे पेपर में न्यूज आया कि एसपी साहब को कुत्ते ने काटा तो जिसका तनाव उसके पास। विज्ञान बोलता है कि हर एक चीज गोल गोल घूमता है। तो मेरे कहने का ऐसा है कि तनाव कभी कभी आप देखते हो कि आपका बॉस है, हम लोग बहुत देखे हुए हैं, एकदम पूरा इतना बड़ा चेहरा करके रखे हुए। हम लोग जब जूनियर थे, एसपी थे, क्या मतलब का छुट्टी है, फाइल प्रिंट दिया, क्लर्क गया, उसको हटा दिया। तो हम लोग जब भी छुट्टी के लिए जाते थे तो पहले वो चपरासी से पूछ लेते थे कि साहब से मूड कैसा है। अगर मूड अच्छा है तो छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दे देना, तो 1-2 दिन रुक जाएगा फिर। तो ये जो तनाव है, ये तनाव ट्रांसफर होगा। जैसे आप देखोगे कोई आदमी, जैसे आपको भी होगा कि अगर घर में कुछ सुबह झगड़ा हो गया, आप ऑफिस में आए तो दिन भर आदमी मन नहीं रहता, ये ऑफिस में कुछ हो गया तो आप घर पे जाओ। तो ये जो तनाव है, इसको कैसे मैनेज किया जाए, इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि हमारा जो
रेस्ट और डाइजेस्ट का सिस्टम है उसको एक्टिव किया। आज के लाइफ में हमारा दूसरा जो सिस्टम है रेस्ट डाइजेस्ट का, वो जो सिस्टम है वो सप्रेस हो गया, वो अंडर एक्टिव हो गया, वो अंडर परफॉर्मिंग है। तो जब हम जैसे बैलगाड़ी में दो बैल रहते हैं, तो दोनों जब बैल बरोबर चलेंगे तभी बैलगाड़ी चलेगी। तो हमारा नर्वस सिस्टम जो हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, उसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ये दोनों बरोबर काम करने चाहिए। आज ऐसा हो गया कि एक सिस्टम बहुत, एक बैल आगे चल रहा है, दूसरा बैल पीछे बैठा हुआ है, ये एकदम चल ही नहीं रहा। तो अब हमको ये देखना है कि हम इस सिस्टम को कैसे एक्टिवेट करें। तो अभी हम लोग ये हमने आपको एक कंसेप्ट बता दिया, अब हम चर्चा करेंगे कि सिस्टम को कैसे एक्टिवेट करेंगे। जैसे आपने अनुभव किया होगा कि जब आपको गुस्सा आता है तो उस समय आपका मन तेज चलता है कि स्लो हो जाता है? तेज चलता है। जब आपको गुस्सा आता है उस समय आपकी सांस तेज चलती है कि स्लो चलती है? तेज चलती है। इसका अर्थ है कि मन का तेज चलना और सांस का तेज चलना दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तीसरी बात, अगर आपको गुस्सा आता है, आपका मन तेज चल रहा है, सांस तेज चल रही है, तो आपके बॉडी में हीट पैदा होता है कि कूलिंग पैदा होता है? हीट पैदा होता है। तो अगर बॉडी में हीट पैदा हो जाए तो कौन सिस्टम हमारा एक्टिव हो गया है? सिंपैथेटिक। अब देखिए, अब आपको ये चार चीजें एक दूसरे से कनेक्ट हो गई। सांस का तेज चलना, मन का तेज चलना, चिड़चिड़ होना, बॉडी में हीट पैदा होना और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर ये चारों लक्षण है, इसका माने कि हमको स्ट्रेस है, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो गया है, हमारी सांस तेज चल रही है, हमारा मन भी तेज चल रहा है, चिड़चिड़ में हमको लग रहा है। अब इसका उल्टा है, सांस तेज चल रही है, इसका माने मन तेज चल रहा है। तो अगर सांस स्लो हो जाए तो मन क्या होगा? स्लो हो जाएगा। जैसे आप आराम से कोई देखना बैठे आराम से कहीं बैठे रहते हो गार्डन में या कहीं पे एकदम रिलैक्स हो, तो आपकी सांस क्या हो जाती है? स्मूथ हो जाती है। तो अब हमने देखा कि सांस तेज चल रही है, मन तेज चल रहा है, चिड़चिड़ हो रहा है, बॉडी में हीट पैदा हो गया और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो। अब हमको इसका उल्टा करना है। क्या करना है? पहला सांस अगर हम शुरू करते हैं तो मन भी शुरू हो जाएगा, मन शुरू हो जाएगा तो कूलिंग सिस्टम चालू हो जाएगा। तो कौन सा सिस्टम चालू हो जाएगा? पैरासिम्पैथेटिक। तो हमारे बॉडी के नर्वस सिस्टम का जो स्विच है वो कहाँ पे है? सांस। देखिए, हम मन को तो देख नहीं सकते, मन तो सूक्ष्म सटल है। हम केवल बोलते हैं कि माइंड है, माइंड तो एनर्जी है, थॉट है, किसी को मालूम नहीं है, उसको तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आज तक दुनिया में मन को कंट्रोल करने ऋषि महर्षि लोग भी बहुत तपस्या के बाद मन को कंट्रोल करते हैं। तो मन तो हमारे दिखता ही नहीं, तो उसको कंट्रोल क्या करें? हम सांस अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं और शुरू कर सकते हैं, वो हमारे कंट्रोल में। तो ह्यूमन बॉडी का जो ट्रिगर पॉइंट है, जो स्विच है, स्टीयरिंग है, वो सांस है। ये हमारे योगियों ने बताया। इसीलिए आपने किताब का नाम सुना होगा, योग पे एक किताब कम से कम 1000 पहले साल लिखी गई, जिसका नाम है हठ योग प्रदीपिका। हठ योग आपने नाम सुना होगा। आज हितवाद में मेरा एक आर्टिकल भी, आप हितवाद आज का पढ़ेंगे तो हठ योग पे मेरा आर्टिकल भी हितवाद में आया। मैं हर एक संडे को एक हितवाद में आर्टिकल लिखता हूँ सारी चीज़ों। तो मैं बता रहा, उसने लिखा है उस किताब में, स्वात्म राम करके एक योगी थे, वो किताब लिखी है 1000 साल। उन्होंने लिखा है संस्कृत में कि चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। अब देखिए, आज से हजारों साल पहले कि वात माने सांस जब चंचल होती है तो चित्त भी चंचल होता है, और सांस जब निश्चल हो जाती है तो चित्त भी। आज आप नेट पे चले जाओ और ब्रीदिंग पे अगर आप वीडियो देखे हो तो हजारों वीडियो देख रहे, जिसमें रिसर्च वाला वीडियो, जिसमें साइकोथेरेपी, साइकोलॉजी, साइकेट्रिस्ट, जो ब्रीदिंग साइंटिस्ट है, आजकल ब्रेथ में बहुत रिसर्च हो रहा है वेस्टर्न कंट्री में, वो भी बोल रहे हैं कि हमारा माइंड जो है वो सांस पे डिपेंड है। अगर हमारी सांस तेज चलेगी तो माइंड भी तेज चलेगा, माइंड तेज चलेगा तो सांस भी तेज चलेगा। और जितने भी आपके वीडियो हैं, अभी हम उसकी चर्चा करेंगे, जितने भी वीडियो हैं जो वेस्टर्न, चाहे वो आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर का हो,
चाहे वो हार्वर्ड के प्रोफेसर का हो, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को, जहाँ पे एनाटॉमी फिजियोलॉजी ब्रीदिंग पे काम हो रहा है, हर एक वीडियो में लिखा हुआ है कि आपको सबसे पहले माइंड को काम डाउन करना है। तो क्या काम डाउन करो? सांस को काम करो। और हमारे यहाँ हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने, योगी ने, महात्मा बुद्ध ने, भगवान महावीर ने इस चीज को बताया कि हमारी जो सांस है, यही हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल कर सकती है। तो अभी आपने देखा कि अगर हम सांस को काम डाउन कर दें तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा? काम। नॉर्मल कोर्स में जब हमारी सांस काम डाउन होती है तो हमारा सिस्टम काम डाउन हो जाएगा। हमारा जो दूसरा सिस्टम है पैरासिम्पैथेटिक, वो एक्टिव हो जाएगा। तो हम डेलिबरेटली भी अगर उसको करेंगे, जैसे जहाँ पे गर्मी लग रही है तो हम क्या करते हैं? फैन चला दिया, एसी चला दिया, कूलर चला दिया, उल्टा उसका काम, तो गर्मी कम होगी। हमको मान लीजिए गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है, तो ठंडी लगी तो क्या करते हैं? आग जलाया, हीटर जलाया। तो हमको अगर स्ट्रेस मालूम हो रहा है, इसका अर्थ है कि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो गया। हमको क्या करना है? पैरा चालू करना है। और पैरा चालू करने का बहुत सारा तरीका है, जिसमें सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है? सांस। वो हम चर्चा करेंगे कैसे सांस को स्लो फास्ट करने का, उसके बहुत सिंपल टेक्निक्स हैं। अब इसमें एक और बहुत ही मजेदार बात है जो हमारे पूर्वजों ने बताई। जैसे भी सांस को आप समझ गए, माइंड, ब्रेथ, हीट एंड सिस्टम, फास्ट ब्रीदिंग, फास्ट माइंड, हीट इन द बॉडी एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये चार एक कैटेगरी में। दूसरे कैटेगरी में क्या हो गया? स्लो ब्रेथ, स्लो माइंड, रिलैक्सेशन, कूलिंग एंड पैरासिम्पैथेटिक, एक दूसरा कैटेगरी हो गया। अब एक हमको बात समझ में आ गई कि सांसें हमारे सिस्टम को क्या करता है? रेगुलेट। अब एक और मजेदार बात है जिस पे रिसर्च चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ ऋषियों ने बहुत पहले बताया। जैसे हमारा दो नॉस्ट्रिल, एक राइट नॉस्ट्रिल है, एक लेफ्ट नॉस्ट्रिल। तो हमारे योग शास्त्र में राइट नॉस्ट्रिल को सूर्य नाड़ी कहा हुआ है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल को चंद्र नाड़ी कहा हुआ है। उनका ऐसा मानना है कि राइट नॉस्ट्रिल जो है एक गर्म बॉडी में हीट पैदा करता है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल जो है बॉडी में कूलिंग सिस्टम पैदा करता है। मैंने इसका स्वयं प्रयोग किया है। अगर आपको बहुत गर्मी लग रही है तो आप भी इसका प्रयोग करना। ये दोनों अंगुली से, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर से इसको दबा के 5 मिनट केवल लेफ्ट से सांस लेना छोड़ना, आपका बॉडी काम डाउन हो जाएगा। आप करके इसको देखना लेफ्ट से 5 मिनट तक। शुरू में थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि हमको आदत नहीं है 6 मिनट, लेकिन आप करोगे तो आपका बॉडी काम डाउन हो जाएगा। अगर आपको ठंडी बहुत लग रही है तो इसका उल्टा प्रयोग करने का, इसको लेफ्ट को बंद करके राइट को चलाओ। मैं 4 साल पहले हिमालय गया था, केदारनाथ गया था। तो आप लोगों से बहुत लोग गए होंगे केदारनाथ। तो वहाँ पे एकदम बहुत भयंकर ठंडी है, 2-3 डिग्री पर टेम्परेचर था। मैं पूरा वो सब कोट वोट और सब पहने हुए था। वो बगल में देखा कि एक गुफा है, वहाँ पे कोई साधु बैठे हुए थे और इसी कपड़ा वपड़ा एक चादर डाले हुए थे। उसको नहीं, हम लोग इतनी ठंडी में इसको बगल में उसकी एक नदी बहती है साइड में, और नदी का पानी ऐसा ठंडा था कि अगर मैं हाथ डाला कट जाएगा, इतनी ठंडी पानी। मैंने देखा कि वो साधु गया, उस नदी में नहाया और आके बैठा हुआ। मैं गया, पूछा कि साधु महाराज ये कैसे, चूंकि मैं इसमें बहुत दिन से मेरी 5 किताब भी है योगा पे, मैं काफ़ी दिन से योगा करता हूँ। मैं बोला कि प्रभु जी क्या ये चमत्कार है? बोले कोई चमत्कार नहीं है, कोई भी कर सकता है। मेरी जो सूर्य नाड़ी है उस सूर्य नाड़ी को मैं एक्टिव रखता हूँ ठंडी के समय, और जब मुझको गर्मी लगेगी तो मैं चंद्र नाड़ी को करता हूँ। तुम भी कर सकते हो, लेकिन इसका बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और बोले कि मैं इतने दिन से प्रैक्टिस करता हूँ कि मैं थॉट से इसको चालू कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ। तुमको फिजिकली करना पड़ेगा, लेकिन तुम भी अगर 10 साल, 12 साल, 15 साल प्रैक्टिस करोगे तो तुमको भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये बॉडी का सिस्टम। और मैं पुलिस में मैंने उसको कोरिलेट किया उस समय, तो मुझको मालूम, जब मैंने सुना तो जब यहाँ पे मैं एडिशनल सीपी क्राइम था नागपुर में, तो मुझको अभी भी याद है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में क्राइम का ऑफिस हुआ करता था, अभी तो मैं ऑफिस बन गया। वहाँ पे एक बहुत बड़ा फ्रॉड का केस हुआ था जिसमें एक्यूज को पकड़ के लाया था, और ऐसे ही रूम था, उसमें हम लोग उसको इंट्रोगेट कर रहे थे और 4-5 लोग बैठे थे। गर्मी होती तो 18-19 पे एसी चल रही थी, एकदम खूब ठंडा था। और इंट्रोगेशन में वो जो एक्यूज था उसको पसीना टपक रहा था। तो मैं कोरिलेट किया कि बॉडी में अगर हीटिंग सिस्टम चालू हो जाए तो ठंडी में भी पसीना आने लगा। और आपको अनुभव होगा कि जब मलेरिया किसी को होता है तो उसको कितनी ठंडी लगती है,
उसको 4-4, 5-5 कम्बल डालने में भी उसका बॉडी एकदम वो कांपते रहता है। और अगर किसी को 104-5 डिग्री बुखार हो जाए तो एकदम बड़ी उसका उसको एसी भी काम नहीं करता। तो मुझको लगा कि जो साधु बता रहे सही है, हमारे बॉडी में ऐसा सिस्टम है जो सिस्टम किसी कारण से अगर एक्टिव हो जाए तो एकदम गर्मी लगती है, अगर एक्टिव हो जाए तो ठंडी लगती है। तो बोला कि ये जो सिस्टम है इसको आप प्रैक्टिस करके चालू कर सकते हो। तो आपको अगर कहीं होगा तो आप थोड़ा इसको प्रयोग करना। अगर ठंडी बढ़ाना है तो राइट बंद करके लेफ्ट चालू करो, और गर्मी बढ़ाना है तो लेफ्ट बन के राइट चालू करो। इसको तो मैंने प्रयोग किया है, आज भी करता हूँ, और आज भी मुझको लगता है कि बॉडी जो है शांत हो गया लिफ्ट से। तो इसको सूर्य और चंद्र नाड़ी बोली। ये जब दोनों नाड़ी बैलेंस काम करती है, बॉडी में हीट और कूल ये दोनों जब बरोबर रहता है तो बॉडी अच्छा से काम करती है। अगर बॉडी में ज्यादा हीट हो जाए तो वो भी खराब है, बॉडी में ज्यादा कूलिंग सिस्टम हो जाए तो खराब है। अगर बॉडी में ज्यादा कूलिंग सिस्टम बढ़ जाए तो आदमी डिप्रेशन में चला जाएगा, एकदम शांत हो जाएगा, कुछ नहीं करेगा, बैठा रहेगा, लेजी हो जाएगा। और अगर हीटिंग सिस्टम ज्यादा बढ़ जाए सूर्य नाड़ी तो एकदम भूख हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा, भागने लगेगा, उसको शांति नहीं लगेगी। तो ये दोनों सिस्टम को सम करना है, मतलब हमको कूलिंग भी चाहिए और हीटिंग भी चाहिए, कूलिंग भी चाहिए, हीटिंग भी चाहिए। हमको जब काम करना है उससे हमको हीट चाहिए, एक्टिविटी चाहिए, उसके बाद हमको रेस्ट जब लेना है तो अब काम करने के समय भी कूलिंग हो जाए तो भी खराब है, और रेस्ट करने के समय हीटिंग हो जाए तो भी खराब है। तो ये पूरा जो खेल है बैलेंस का है। जैसे हमने कोरिलेट किया कि यहाँ जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो सूर्य नाड़ी, हमारे यहाँ पूर्वजों ने जो जिसको सूर्य नाड़ी बोला वो यहाँ पे कौन सा सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और हमारे पूर्वजों ने जिसको चंद्र नाड़ी बोला वो यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक। अब एक अपना सिस्टम हो गया। अब हम आपको एक तो ब्रीदिंग के बारे में हमने देखा कि हमारे माइंड और ब्रेथ का बहुत जबरदस्त संबंध। माइंड फास्ट चलेगा तो ब्रेथ फास्ट चलेगा, ब्रेथ फास्ट चलेगा तो माइंड फास्ट चलेगा। ब्रेथ फास्ट चलेगा तो उनको टेंशन होगा, स्ट्रेस होगा, और माइंड जब स्लो चलेगा तो हमारा सिस्टम स्लो होगा। अब एक और मजेदार बात, हमारे योग शास्त्रों में ऐसा कहा हुआ है कि आदमी को जो लाइफ मिला हुआ है, लाइफ इट इज नॉट गिवन इन ईयर्स, इट इज गिवन इन द काउंट्स ऑफ ब्रेथ। हमारा जो ब्रेथ है इस ब्रेथ के काउंट में लाइफ दिया हुआ है। जैसे ह्यूमन बींग्स, एक ह्यूमन एवरेज ह्यूमन बींग कितने सांस लेता है एक मिनट में? अंदाजे 15 से 18 सांस लेते हैं। आप काउंट करके देखिए, एक मिनट में हम 15 से 18 सांस लेते हैं। सांस लेने का एक काउंट, सांस लिया और छोड़ा। तो ये हमारा जो एवरेज आदमी का है 15 से 18 होता है। और ह्यूमन का एवरेज लाइफ आज क्या है? 75-76 एवरेज लाइफ। एक कुत्ता जो है वो एक मिनट में कितना सांस लेता है? हमसे ज्यादा लेते हैं, कम लेते हैं? ज्यादा लेते हैं। कुत्ते की आयु कितनी है? 12-13 साल। बंदर जो है वो हमसे कितना ज्यादा सांस लेता है, कम सांस लेता है? ज्यादा लेता है। उसकी भी आयु 14-15 साल। दुनिया में सबसे ज्यादा जिंदा रहने वाला प्राणी कौन सा है? कछुआ। कछुआ 200 साल 300 साल जीता है, और कछुआ एक मिनट में केवल 4 बार सांस लेता है। तो अगर हमारा सांस स्लो रहेगा तो हमारी लॉन्जिविटी बढ़ जाती है। इसमें भी अभी साइंस बहुत काम कर रहा है। मैं लास्ट में आपको 3 किताब कोट करूंगा, आपको टाइम मिला तो पढ़ना, जिसपे साइंटिफिक रिसर्च हुआ है। तो अगर हम सांस को कंट्रोल रखेंगे, सांस को अगर कम खर्च करेंगे तो हमारी आयु, इसलिए आप अस्थमा के पेशेंट को देखिए, अस्थमा के पेशेंट की सांस बहुत तेज चलती है, ऐसे ऐसे सांस लेते हैं, और अस्थमा के पेशेंट की आयु बहुत कम होती है, ज़्यादा दिन लोग नहीं जी पाते हैं। तो अगर हम सांस को बैलेंस करके रखेंगे, स्लो रखेंगे, तो एक तो स्लो रखने से हमारा माइंड भी स्लो रहेगा, ठीक है। ऑटोमेटिक हम जब फास्ट काम करते हैं, दौड़ते हैं, उस समय तो नेचुरल वे में सांस हमारा चलेगा। लेकिन नॉर्मल कोर्स में जैसे आप मान लीजिए कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, आप सीए हैं, आपको मालूम है कैलकुलेशन, उस समय आपका माइंड एकदम काम चलेगा। आप जब देखेंगे कि आपका जब माइंड काम होता है, रिलैक्स हो, क्रिएटिव होता है, उसमें सांस हम लोग ध्यान नहीं देते क्योंकि आपने उसका स्टडी नहीं किया। लेकिन जिन्होंने स्टडी किया उन्होंने बोला कि आप जब एकाग्र होते हो, कंसंट्रेट होते हो, उसमें आपका सांस शुरू हो जाता है। क्योंकि जब तक आपका सांस शुरू नहीं होगा, आपका माइंड भी शुरू नहीं होगा। और एकाग्रता का अर्थ क्या है? माइंड शुरू। तो ये लॉन्जिविटी और माइंड का सांस शुरू होना, ये भी हमारे सांस से रिलेटेड है। तो अभी हम
3-4 जो प्रैक्टिस हम खुद करते हैं, ऐसे हम तो 9 प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि हम बहुत दिन से कर रहे हैं, उसमें थोड़ा हायर प्रैक्टिस है, लेकिन एक नॉर्मल कोर्स में जिस प्रैक्टिस को आप 10 मिनट करके सुबह शाम आपको टेस्ट कर सकते हैं, वो भी हम लोग प्रैक्टिस आपसे चर्चा करेंगे। और मैं यहाँ पे DIG प्रिजन था नागपुर में, 3 साल तक पूरे महाराष्ट्र का जेल का भी इंचार्ज था, तो आपको तो मालूम है कि प्रिजन की क्या स्थिति होती है, लेकिन वहाँ पे मैंने इन सारे प्रैक्टिस को करा के, योगा करा के काफ़ी लोग को डिप्रेशन से बाहर निकाला, और जो बहुत एग्रेसिव थे उनको भी हमने शांत किया, क्योंकि हमारा सिस्टम जब देखिए क्या है, हम क्या बोलते हैं आदमी बहुत खराब है, ये तो झगड़ा करता है, हो सकता है उसका सिस्टम काम नहीं कर रहा, आप उसका जब सिस्टम ठीक कर दोगे तो आदमी, जैसे मैं बता दूँ, जैसे हम पुलिस में जब रहते हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं, शायद वो औरत से पट नहीं रहा है, औरत कुछ भी बोलती है, खाना नहीं बनाती है, और लोग क्या सोचते हैं कि खराब है, ये एक्चुअल बदमाश है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उसको कोई ना कोई मेंटल इशू है, प्रॉब्लम है। काफ़ी लोगों का जब हमने ट्रीटमेंट कराया साइकेट्रिस्ट से या साइकोलॉजिस्ट से काउंसलिंग कराया, तो उसमें से 80% लोग नॉर्मल हो गए। डॉक्टर का क्या बोल रहा था कि इनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई ब्रेन में कहीं कोई ना कोई केमिकल है या कुछ, तो अगर कोई बुरा आदमी है तो ये मत बोलो कि बुरा आदमी, वो क्यों बुरा है इसको देखो, हो सकता है उसका अगर आदमी बहुत एग्रेसिव है, इसका सिंपल अर्थ है कि उसका एक सिस्टम ओवर एक्टिव हो गया। अगर कोई आदमी डिप्रेशन में चला गया, इसका मतलब कि उसका दूसरा सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है, जो कूलिंग सिस्टम है, तो इसको हम जब बराबर करेंगे तो क्या होगा, आदमी का बिहेवियर भी अच्छा होगा। देखो हम ह्यूमन बॉडी हैं, अगर हमको यहाँ पे चोट लग जाए तो हमारे ब्रेन को भी तकलीफ होगी, अगर हमको यहाँ पे अच्छा सेंसेशन हो तो हमको ब्रेन को भी अच्छा लगेगा, तो हमारा बॉडी जो है ना, वो भी ब्रेन को बहुत हद तक कंट्रोल करता है, और ब्रेन तो बॉडी को कंट्रोल करता है, लेकिन हमारे बॉडी से जो सिग्नल जाते हैं ब्रेन को, जैसे हमने खाना खाया, अच्छा खाना खाया, बहुत बढ़िया टेस्टी खाना है, तो ब्रेन खुश हो जाता है, तो ये सिग्नल कहाँ से गया, बॉडी से गया। हमने अच्छा कपड़ा पहना तो ब्रेन खुश हो गया, आज हमको तनख्वाह मिल गई, ब्रेन खुश हो गया, दूसरे दिन वो रुपया खत्म हो गया, दुकानदार ले गया, उधार मांग लिया तो ब्रेन दुखी हो गया। तो एक कॉमन आदमी के लिए ब्रेन को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है थ्रू बॉडी। देखिए जो बहुत इवॉल्व आदमी है, जो संत है, महात्मा, वो तो सोचेगा हो जाएगा, लेकिन हम आप तो कॉमन आदमी है ना, हमको बॉडी में कुछ करना इजी है, लेकिन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज द थॉट। लेकिन हम बॉडी में कुछ न्यूरोबायोलॉजिकल चेंजेस करके थॉट को भी चेंज कर, हमारा ब्रेन खुश क्यों होता है? अगर हम अच्छा खाना खाए, हमको पैसा मिल गया, सैलरी मिल गई, हम एक्सरसाइज करके आ गए, मेडिटेशन किए, पूजा किए, तो हमको खुशी क्यों होती है? ये खुशी इसलिए होती है कि हमारे बॉडी में जो एक्टिविटी हुई, उस एक्टिविटी ने प्लेजर हार्मोन पैदा किया, जिससे ब्रेन को भी अच्छा लगा। तो हम कॉमन आदमी को क्या है, बॉडी के थ्रू ब्रेन को के पास आना, क्योंकि हम डायरेक्ट थॉट को कुछ नहीं कर सकते, थॉट को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है, बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग भी थॉट को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो हमको कुछ ऐसी छोटी मोटी एक्टिविटीज करनी है बॉडी की, जिससे हम ब्रेन को कंट्रोल करें। तो ये चीज़ें हमारे योग में हैं, ये चीज़ें साइकोलॉजी में अभी बताई जा रही हैं, न्यूरोबायोलॉजी में बताई जा रही है, न्यूरो साइंस में बताई जा रही है। तो ऐसा आइडेंटिफाई किया हुआ है कि कुछ ऐसी एक्टिविटी है जिसको हम करेंगे तो हमारा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा, माने उस एक्टिविटी से वो रिलेटेड है। एक और मैं आपको बता दूं कि हमारे ब्रेन से बहुत सारे नर्व निकले हुए हैं, उसमें से सबसे बड़ा जो नर्व है उसका नाम है वेगस नर्व। आप नेट पे देखोगे तो आपको चलेगा, ये जो वेगस नर्व है ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। अगर वेगस नर्व आपका टोन है, इसका अर्थ है कि आपका पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम अच्छा काम कर रहा है। आपको बॉडी को अगर रिलैक्स करना है तो आप वेगस नर्व को टोन करो तो बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जो एक्टिविटीज हमारे वेगस नर्व को क्या करती है, टोन कर देती है, माने वो रिलेटेड है उसके। अब क्यों होता है, क्या होता है, अलग बात। जैसे होता है ना कि जैसे मेरी शादी कहीं की हुई तो मेरे वाइफ का जो भाई है वो मेरा साला है, वो ऑटोमेटिक उसको कोई दिक्कत नहीं है। कोई है उसके फादर है तो उसका फादर है, उसके बेटे हैं तो बेटे हैं। वैसे कुछ नेचर ने ऐसी एक्टिविटी बनाई है जिस एक्टिविटी से वेगस नर्व या पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है, टोन हो जाएगा। तो जब वो टोन हो जाएगा तो आप रिलैक्स हो जाओगे।
कुछ ऐसी एक्टिविटी है जिससे पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव होता है, कुछ ऐसी एक्टिविटी है जिससे सिंपैथेटिक एक्टिव हो जाता है। आप स्ट्रेस में, जैसे आपको किसी ने मार दिया तो आप परेशान हो जाओगे, टेंशन आ जाएगा, सिंपैथेटिक एक्टिव हो गया। कुछ एक्टिविटी है उसको करोगे तो पैरा हो गया, वेगस नर्व। तो अब हम आपको 4 एक्टिविटी इससे बताने वाले हैं जिससे हमारा वेगस नर्व टोन होता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है और हमारा स्ट्रेस लेवल जो है, देखिए अगर एक टेबल बहुत गर्म है, मान लीजिए इस टेबल का 100 डिग्री टेम्परेचर है और इस 100 डिग्री को अगर आप 5 पे ला दीजिए तो टेम्परेचर खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ पे बहुत ठंडी है, इसके नीचे आप आग जला दीजिए तो ठंडी खत्म हो जाएगी। तो अब हमको ये करना है कि हमारा जो सिस्टम सिंपैथेटिकली ज्यादा एक्टिव है उसको हमको उल्टा कैसे लाए। तो पहली एक्टिविटी ऐसी है, जैसे आपने देखा होगा, बहुत बार गौर किया होगा और इसमें रिसर्च भी हुआ है कि जब डॉग या बंदर या जानवर जब स्ट्रेस में आते हैं तो अपनी बॉडी को शेक करते हैं ऐसे ऐसे। आपने कुत्ता को भी ऐसे ऐसे कभी कभी बॉडी को शेक करता है, तो उसमें रिसर्च में ऐसा बताते हैं कि उसको किसी न किसी कारण से स्ट्रेस हुआ है और जब वो शेक करता है तो स्ट्रेस खत्म हो जाता है। तो हम भी तो एनिमल हैं, क्योंकि हम भी तो एनिमल से डेवलप हुए हैं, हमारे अंदर भी जो सिस्टम है वो एनिमल का ही सिस्टम है। और बोलते हैं कि मैन इज ए सोशल एनिमल, बोलते ही हैं, तो हम तो एनिमल हैं बहुत हद तक। हमारी बुद्धि है और आप ब्रेन को भी जब देखेंगे, ब्रेन का स्टडी आप करेंगे तो हमारे ब्रेन का 3 पार्ट है। पहला जो पार्ट है वो है रेप्टिलियन ब्रेन। रेप्टिलियन ब्रेन जो हमारे सर्वाइवल से रिलेटेड है, जो रेप्टाइल्स होते हैं ना, सांप है, बिच्छू है, ये रेप्टाइल्स हैं। तो बताते हैं कि हमारा शुरू में जब ब्रेन बना था इट वाज ओनली रेप्टिलियन ब्रेन। एक केवल सर्वाइवल से इसको मतलब है फूड, स्लीप, सेल्फ प्रिजर्वेशन एंड प्रोक्रिएशन। ये हमारा जो रेप्टिलियन ब्रेन है ये चारों एक्टिविटी करता है। उसके बाद जो ब्रेन डेवलप हुआ करोड़ों साल के बाद, जिसको बोलते हैं मैमल ब्रेन। मैमल ब्रेन मतलब इमोशनल ब्रेन। जैसे सांप को इमोशन नहीं है, सांप केवल सर्वाइवल मोड में, लेकिन हाथी है, गाय है, बैल है, ये मैमल्स हैं, जो है ना वो बच्चा दूध जिसका पीता है, मैमल्स। तो उसको इमोशंस है, उसको भी जैसे हमारे टाइप के इमोशंस आता है। और न्यूरोसाइंस बोलता है कि सबसे लेटेस्ट जो ब्रेन है वो ह्यूमन ब्रेन, जिसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो हमारा ये 3 ब्रेन है, एक पहला रेप्टिलियन ब्रेन है, सर्वाइवल ब्रेन, दूसरा ब्रेन है मैमल ब्रेन, इमोशनल ब्रेन है, और सबसे बाद में जो डेवलप हुआ है वो रेशनल ब्रेन है, थॉट का ब्रेन। इसीलिए हम जब इमोशनली बहुत सरचार्ज होते हैं तो हमारा वो ब्रेन क्या होता है, शट डाउन होता है। इसलिए जब गुस्से में आदमी रहता तो निर्णय नहीं ले पाता। क्यों निर्णय ले पाता? क्योंकि बॉडी का ऐसा मैकेनिज्म है कि जहाँ पे एक्टिविटी होती है वहाँ पे एनर्जी वो भेज देता है। जैसे अगर हम हाथ को ऐसे ऐसे करें तो यहाँ पे रेड हो जाएगा, क्योंकि बॉडी को ऐसा लगता है यहाँ कोई संकट है तो ज़्यादा ब्लड सप्लाई होने लगते हैं। जैसे हम खाना जब खाते हैं तो ज़्यादा ब्लड सप्लाई पेट में होता है, क्योंकि खाना को पचाना होता है। तो वैसे ही जब स्ट्रेस में हम होते हैं, इमोशन बहुत ज़्यादा होता है, तो बॉडी क्या करता है, वहाँ पे एनर्जी भेजने लगता है। इसलिए क्या करता है कि वो जो ह्यूमन ब्रेन उसको क्या करता है, शट कर देता है। इसलिए बहुत स्ट्रेसफुल जो आदमी है उसका ब्रेन फॉग हो जाता है, वो डिसीजन नहीं ले पाता। इसलिए नहीं ले पाता क्योंकि वो ब्रेन उसका शट हो। जैसे मान लीजिए 4 खिड़की है घर में और कोई बहुत गड़बड़ हो गया, तूफान आ गया या कोई चोरी हो, तो हम क्या करते हैं, 2-3 खिड़की बंद कर देते हैं। एक ही खिड़की के जैसे 4 जगह हमको किसी ने अटैक किया तो हम क्या करते हैं, और बॉर्डर बंद करके जहाँ पे है एक बॉर्डर पे। तो इसे ही जब हमको इमोशनल स्ट्रेस होता है तो हमारा रेशनल ब्रेन ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। इसीलिए बहुत आदमी गुस्सा में डिसीजन नहीं ले पाता, स्ट्रेस में डिसीजन नहीं ले पाता, डर में डिसीजन नहीं ले, उसका डिसीजन गलत हो जाता है। डिसीजन आप जब रिलैक्स हो उसी समय ले सकते हो, और दैट इज द प्रॉपर डिसीजन। अगर आप रिलैक्स नहीं हो तो आपका डिसीजन गलत हो जाएगा। तो ये क्या होता है कि हम ये जो 3 ब्रेन है, ये ब्रेन हमारे बॉडी को कंट्रोल करती है। सर्वाइवल है, इमोशनल है और रेशनल है। तो इसमें क्या है कि हमारा जो इमोशनल ब्रेन है वो हमारे रेशनल ब्रेन से पहले पैदा हुआ, क्योंकि ये ह्यूमन ब्रेन बाद में बना, बहुत बाद में थिंकिंग। तो इसीलिए जब इमोशंस आता है तो हमारी थिंकिंग बहुत डिस्टर्ब हो जाती है और इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द थिंकिंग। तो हमको क्या करना है, सबसे इजी, देखो कोई भी आदमी सोचे या नहीं सोचे, इमोशन में जाए या नहीं जाए, लेकिन रोज खाना
खाता है, रोज सोता है, एक हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। तो हमको क्या करना है कि जो हमारा सर्वाइवल बॉडी है, इस बॉडी से इमोशन और ब्रेन में जाना है। हमको ऊपर से नीचे आना बहुत डिफिकल्ट है, थॉट, इमोशन, और इसलिए हमको क्या करना है, ये हमारा बॉडी दिख रहा है, आपको सांस दिख रही है, तो इसके थ्रू हमको जाना है। तो पहला जो एक्टिविटी है कि हम जब बॉडी को शेक करते हैं तो हमारा इमोशनल मूड शांत हो जाता है और हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। तो एक सिंपल एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज 40 से 50 सेकंड तक 3 सेट में करना है। जैसा अपना हाथ है, इस हाथ को ऐसे शेक करते हैं, इसको मैंने आराम से, जितना जोर से, फिर इसको आप ऊपर से मेडिटेशन कर सकते हो, इसको आप साइड से भी ऐसे सेट कर सकते हो। 50 सेकंड तक, 40 से 50 सेकंड तक आप करो इसको। थैंक यू। अभी क्या लग रहा है आपको हाथ में? हल्के हो रहा है, यहाँ पे सेंसेशन हो रहा है। तो इसमें ऐसा इस पर रिसर्च हुआ है कि हम ऐसे जब, अभी तो हम हाथ को ही आपको बताया है, बहुत लोग पूरा बॉडी भी शेक करता है, तो अब वो तो यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो आप जब शेक करते हो तो इम्यूनिटी आपका वेगस नर्व टोन हो जाता है, ये रिसर्च में, स्टडी में बताया गया। तो जैसे ही आपका वेगस नर्व टोन होगा, आप क्या हो जाओगे, काम करोगे। इसीलिए डांस करने के बाद आदमी को अच्छा क्यों लगता है, उसका फिजिकल, उसका कारण है कि डांस करने में बॉडी शेक होता है। आप इस्कॉन वालों को देखते हो, इस्कॉन वाले ऐसे जंप करते हैं और गाना गाते हैं, वो गाना वाला बाद में हो जाएंगे। जब वो जंप करते हैं तो बॉडी शेक होता है। जब बॉडी शेक होगा तो आपका जो वेगस टोन है वो एक्टिव हो जाता है, और जब वेगस टोन एक्टिव होगा तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव होता है और आपको अच्छा फील होगा। तो आप ये 3 सेट जब करोगे तो आपको लगेगा कि हम काम हो रहे हैं। तो ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, इसको सुबह आप इसको करो, ये 3 सेट मुश्किल से 1.5-2 मिनट लगेगा करने। आप ऑफिस में बैठे हुए हो, आप अकेले हो, वहाँ पे अगर आपको लग रहा है थोड़ा स्ट्रेस, तो आप, लेकिन ये कि बॉस के सामने ऐसा नहीं कर सकते या क्लाइंट के सामने नहीं कर सकते इसको। तो ये पहला हो गया। दूसरा साहब क्या होता है कि जब स्ट्रेस आता ना, तब सोचते नहीं कि मुझे ऐसा करना है, हाउ टू ट्रिगर दैट, कि मुझे चर्चा करेंगे भी बाद में। हाँ, दूसरा रिसर्च जो हुआ है, स्टडी हुआ है, उसमें ऐसा हुआ है कि अपना जो कान है, इस कान को हम जो पुल करते हैं, मसाज करते हैं, तो हमारा वेगस नर्व एक्टिव हो जाता है। इसीलिए हमारे पूर्वज बड़े अच्छे होंगे, हमारे कान को खींचते थे, हमारे पिता जी कान खींचते थे। तो उसमें ऐसा है कि एक कान का जो लोब है नीचे वाला, इसको आप खींचिए और इसको थोड़ा ऐसे साइड से थोड़ा मसाज कीजिए। इसके फिर अंदर, इसके अंदर ऐसे करने का, उसके बाद फिर ऐसे करने का, उसके बाद ये जो अपना है, इसको ऐसा सामने वाले में ऐसा, उसके बाद होल है इसको करने का, और इसको ऐसा लेके जोर से इसे हवा निकलता है। इसको 2-3 आप नेट पे जाएंगे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, वहाँ पे के जो बड़े न्यूरो साइंटिस्ट हैं, अब वो बता रहे हैं कि कान को ऐसा करने से क्यों बॉडी रिलैक्स होता है। आप जाके नेट पे देख सकते हो कि रिलेशन बिटवीन द रिलैक्सेशन ही है, और हमारे पूर्वज शुरू से कान खींच कर हमको बहुत आगे बढ़ा दिए। तो एक दूसरा एक्सरसाइज है, इसको आप पहला वाला एक्सरसाइज है वो तो आपको कहीं अकेले में करना पड़ेगा। इसको कहीं पे भी अगर थोड़ा स्ट्रेस कर रहा है तो आप डायरेक्ट करोगे, तो इससे वेगस नर्व टोन होता है और आप रिलैक्स हो जाते हो। तो एक जो है सो साइंटिफिक स्टडी में बता रहा है, ये साइंटिफिक स्टडी हुआ है जिसमें इलेक्ट्रोड लगा के सारा चीज किया हुआ है। दूसरा हुआ, तीसरा बहुत ही इफेक्टिव तरीका है जो एक भ्रामरी परिणाम है, आपने देखा होगा, जिसको हमिंग बोलते हैं। जब हम हमिंग करते हैं तो हमारा जो नेजल पैसेज है नाक, इसमें एक नाइट्रिक ऑक्साइड करके हार्मोन होता है, वो हार्मोन रिलीज होता है और वो हार्मोन हमारे बॉडी को रिलैक्स करता है।
तो वो हार्मोन जब ब्लड में मिक्स होता है तो हमारा ब्लड रिलैक्स हो जाता है, बॉडी नर्वस सिस्टम काम डाउन हो जाता है। इसीलिए गाना गाने के बाद आपको अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है, क्योंकि आप जब गाना गाते हो तो गुनगुनाते हो, वाइब्रेशन होता है नेजल पैसेज में, और वो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है और बॉडी अच्छा लगता है। इस्कॉन वाले चैंटिंग करते हैं, ये चैंटिंग से होता है, जैसे आप गॉड का नाम चैंट करोगे, कोई मंत्र चैंट करोगे, तो चैंटिंग में क्या होता है, नाक में वाइब्रेशन होता है, और वो वाइब्रेशन होने से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा और आपको अच्छा लगता है। ये 5 मिनट आप अगर करोगे तो एकदम बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। अगर किसी को रात में नींद नहीं आ रही है, सोने के पहले अगर 5 मिनट करे तो उसका इम्प्रूव हो जाएगा। मैंने ऐसे 50 लोगों का इंसोम्निया का प्रॉब्लम बहुत दूर किया है इस चक्कर से, जिनको मेडिसिन लेते थे इन्होंने शुरू किया, मेडिसिन का बहुत कम हुआ। क्योंकि क्या है, हम अपने बॉडी के हीलिंग सिस्टम को एक्टिव करते हैं। मेडिसिन क्या करता है, मेडिसिन हमारे बॉडी को सप्रेस करता है, पैरासिम्पैथेटिक को सप्रेस करेगा, पैरा को ऊपर लाता है तो हमको नींद आ जाती है। इस सिस्टम से क्या होता है कि ऑटोमेटिक हमारा वेगस नर्व टोन हो जाता है। तो हम 3 सेट करेंगे, और एक और ध्यान रखना कि सांस कैसे लेना चाहिए। सांस लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब सांस लेते हैं तो नाक से सांस लेते हैं। उसका कारण ऐसा है कि हम जब वायु सांस लेते हैं नाक से, तो वायु में बहुत सारा धूलकण भी रहता है। इट इज नॉट प्योर एयर, उसमें ऑक्सीजन है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, बहुत सारे उसमें ये रहते हैं। तो आप जब नाक से सांस लेते हो तो नाक उस वायु को प्रोसेस करता है, और जो धूलकण है वहीं पे रह जाता है, और हमारे फेफड़े में प्रोसेस वायु जाता है। अगर आप डायरेक्ट मुंह से सांस लोगे तो डायरेक्ट लंग्स में जाएगा और धूलकण में जाएगा जो लंग्स को डैमेज करता है। इसलिए एक्सपर्ट्स का ऐसा बोलना है कि ऑलवेज ब्रीथ थ्रू योर नोज। दूसरा क्या है कि अगर बहुत गर्म हवा है तो वो अगर डायरेक्ट लंग्स में जाएगा तो लंग्स को नुकसान करेगा। इसलिए जब नाक से आप लेते हो तो नाक क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को सुलाता है। अगर ज़्यादा गर्म हवा है तो उसको ठंड करता है और बॉडी टेम्परेचर में उसको भेजता है। अगर हवा अगर ज़्यादा गर्म है तो उसको भी थोड़ा ठंड करता है, ठंडी को थोड़ा सा गर्म करता है। तो नाक से सांस लेने से 3 तो क्लियर कट फायदा है। एक फायदा है कि धूलकण रुक जाता है, गर्म को थोड़ा ठंडा करता है, ठंडा को गर्म करता है, और दूसरा फायदा होता है कि नाक से सांस लेने में वो वाइब्रेशन भी थोड़ा होता है सांस से, जिससे वो रिलीज होते रहता है नाइट्रिक ऑक्साइड, हमारे बॉडी को रिलैक्स करता है। दूसरी बात है कि आप जब सांस लेते हो तो आपका पेट फूलना चाहिए। हमारे पेट और हार्ट के बीच में या लंग्स के बीच में यहाँ पे डायफ्राम है। डायफ्राम ऐसे आधा गोलाकार होता है। जब पेट फूलता है तो डायफ्राम नीचे जाता है, और जब डायफ्राम नीचे जाता है तो लंग्स खुल जाता है, और सक्शन प्रेशर से ज़्यादा उसमें हवा आता है लंग्स में। डायफ्राम क्या है, डायफ्राम नॉर्मल फोर्स में लंग्स को ऐसे दाबे हुए ऊपर से। जब पेट हमारा नीचे जाता है तो डायफ्राम नीचे जाएगा और लंग्स खुल जाएगा और हवा अच्छी ढंग से आता है। फिर हम जब सांस छोड़ते हैं तो पेट थोड़ा सा अंदर जाना चाहिए, डायफ्राम ऊपर आएगा, लंग्स को दाबेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा। तो इस, और तीसरा है कि हमारा जो एक्सेलेशन है, जो सांस छोड़ते हैं, वो हमारे इनहेलेशन से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। उसमें भी साइंस ऐसा बता रहा है, न्यूरो साइंस, कि एक्सेलेशन हम जब करते हैं तो हमारा वेगस नर्व टोन होता है। एक्सेलेशन में हमारा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। जैसे देखिए ना, हम जब थकते हैं तो ऐसे, ये हमारा नेचुरल बॉडी की टेंडेंसी है। बॉडी को रेस्ट करना होता है तो हम जोर जोर से सांस छोड़ते हैं। तो हम जब डिलिबरेटली थोड़ा सांस को लंबा करेंगे तो हमारा बॉडी ऑटोमेटिक टोन डाउन हो जाएगा, नर्वस सिस्टम जो है टोन डाउन हो जाएगा। तो अभी हमको हमिंग करेंगे हम लोग 3 बार। एक है कि आराम से सांस ले लिया, सांस लेने के बाद धीरे धीरे हमिंग करेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। तो जब हमिंग करेंगे तो उसमें 2 फायदा होता है। एक तो फायदा हो गया कि आपको नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज हुआ, बॉडी रिलैक्स हुआ। दूसरा फायदा हुआ कि धीरे धीरे सांस बाहर निकला और लंबा सांस हुआ, तो उसमें वेगस टोन हो गया। और तीसरा उसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि सांस लेके इमीडिएटली नहीं छोड़ते। उसका कारण ऐसा है कि हम एक बार जब सांस लेते हैं तो आधा लीटर सांस लेते हैं एक बार। उस आधा लीटर में केवल 25% ऑक्सीजन रहता है, ओनली 100 ml ऑक्सीजन रहता है, और 400 ml दूसरे गैसेस उसमें रहते हैं। इसीलिए प्योर ऑक्सीजन हम आपको नहीं दे सकते किसी को। हम प्योर ऑक्सीजन, हमारा बॉडी जो है लेने का आदत नहीं है, मिक्स एयर उसमें लेता है। इसीलिए जब कोरोना के समय जब ऑक्सीजन देते थे ना, तो बहुत कम ऑक्सीजन देते थे, क्योंकि हमारे बॉडी को प्योर ऑक्सीजन लेने की आदत थी।
ये जो हम हवा ले रहे हैं इसमें डिफरेंट टाइप की हवा मिक्स है। तो क्या होता है कि एक तो 25% ऑक्सीजन रहता है, आप सांस की मिट्टी छोड़ दिए, सांस की मिट्टी छोड़ दिए, तो वो जो ऑक्सीजन है वो पूरा ब्लड में मिक्स नहीं होता। इसलिए सांस लेने के बाद थोड़ा देर सांस रुकना चाहिए फॉर सम सेकेंड और फिर धीरे धीरे सांस लेना। तो ये जब प्रोसेस आप करेंगे तो उससे 3-4 फायदा होगा। एक तो फायदा आपको ऐसा होगा कि सांस आपने लिया नाक से तो सांस प्रोसेस हो गया, प्योर हो गया सांस, लंग्स में गया, नुकसान नहीं हुआ। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो रिलीज हुआ, आपको रिलैक्स फील हुआ। थोड़ा देर सांस आप रोके तो ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हुआ लंग्स में, और सांस जब छोड़े तो बॉडी रिलैक्स हुआ, व्यवस्था हुआ। तो ये इसका तो हमिंग जो है, इसका हमिंग में किताब भी है, हम आपको किताब रिकमेंड करेंगे, जो एक रिसर्च है लिखा कि हमिंग जो है ना ये बॉडी को काम डाउन करने का वन ऑफ द बेस्ट मेथड। इसलिए अब जब आप गाना भी अगर 5 मिनट गुनगुनाए, मुंह बंद गुनगुनाना है करते हैं, मुंह बंद करके हम लोग आते हैं जैसे बाथरूम में होगा, तो क्या होगा कि बॉडी रिलैक्स होगा और आप इसको अनुभव कर सकते हैं। तो अभी हम लोग 2-3 सेट करते हैं, और बेटर है कि आँख बंद करके करने का, क्योंकि आँख खुला रहा है तो देर हो जाता है। तो अपना सांस ले लेने और सांस लेके फिर करते हैं। एक बार और सांस लेके करते हैं। थैंक यू। इसको आप 5 मिनट करने रहेंगे, देखना कि बॉडी रिलैक्स हो। कुछ लोगों को तो नींद भी हो जाती है, इतना बॉडी रिलैक्स हो जाता है विदाउट एनी ट्रम्पोलाइजर, विदाउट एनी कोई चीज़ बाहर से लेने की जरूरत नहीं। हमारे बॉडी में इतना पावर है, हीलिंग पावर को तो जाहिर करते हैं थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स। ये 3 हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट हम लोगों ने जो चर्चा की सांस कि सांस, मन, हिट, फुल और सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, इसका संबंध कैसे। तो अभी आपको मैं एक छोटा सा प्राणायाम बता रहा हूँ जिससे हमारा दोनों नर्वस सिस्टम सिंक्रोनाइज हो जाता है और हमारा बॉडी रिलैक्स हो जाता है। तो इस शुरू का इसमें हायर प्रैक्टिस भी है, वो अभी हम आपको ये बता रहे हैं। शुरू में 2 काउंट सांस लेने का, जैसे सांस ले रहे हैं तो 1-2 काउंट करने का, सिंपल 1-2 काउंट किया सांस, फिर 3 काउंट तक सांस को होल्ड करने का, 4 काउंट तक सांस को छोड़ने, और फिर 2 काउंट छोड़ के होल्ड करना। तो 2, 3, 5, 4, 9 और 2, 11, ये 11 काउंट का एक सर्कल बनाना। ये इनिशियल प्रैक्टिस है। जैसे मैं तो काफ़ी दिन से कर रहा हूँ, तो मैं टोटल 21 काउंट का करता हूँ। जैसे 3 काउंट सांस लिया, 6 काउंट होल्ड किया, 9 काउंट छोड़ा और फिर 3 काउंट होल्ड किया। ये थोड़ा प्रैक्टिस करने को होगा, लेकिन ये बहुत सिंपल है। 2, 3, 4, 2। तो इसको अगर आप 5 मिनट करोगे तो इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि आपका इसमें क्या है, आप इनहेलेशन शुरू कर रहे हो, शुरू करने के बाद सांस थोड़ा रोक रहे हो, फिर लंबा एक्सहेलेशन कर रहे हो, और एक्सहेलेशन करने के बाद सांस आप थोड़ा रोक रहे हो। तो इसमें आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये दोनों सिंक्रोनाइज होते। और चूंकि हमारा सिंपैथेटिक ओवर एक्टिव है, तो जब सांस हम थोड़ा ज़्यादा लंबा छोड़ेंगे और बाहर रोकेंगे तो हमारा वेगस नर्व टोन होगा। तो वो हमको इसलिए थोड़ा ज़्यादा सांस छोड़ना है क्योंकि हमारा सिस्टम बैलेंस होगा। जब हमारा सिस्टम पूरा बैलेंस हो जाएगा तो हमको जरूरत नहीं लंबा सांस छोड़ने की। अभी हमको थोड़ा जैसे एक भाई कमजोर है तो उसको थोड़ा ज़्यादा भी देने की जरूरत है, जब वो भी मजबूत हो जाएगा तो दोनों को आधा आधा दे देंगे। तो चूँकि हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा है कि हमको स्ट्रेस ज़्यादा है, भाग दौड़ ज़्यादा है, सिंपैथेटिक ज़्यादा हम एक्टिव हो गया, तो थोड़ा सा ये करेंगे। तो अभी हम लोग 3 सेट इसको करेंगे। आप आराम से 2 काउंट करो, सांस लो, 3 काउंट करो, उसको होल्ड करो, 4 काउंट छोड़ो और फिर 2 काउंट ये करना। इसको भी आप 5 मिनट 6 मिनट कर सकते हो। तो अभी हम लोग 3 काउंट करते हैं इसको।
आँख और बेटर है कि आँख जैसी बंद करते हैं तो हमारा 25% सिंपैथिक नर्वस सिस्टम डाउन हो जाता है। आँख बंद करने के बाद बताते हैं कि मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन बॉडी में सीक्रेट होता है अंधेरा में, तो और मेलाटोनिन जो है हमारे बॉडी को रिलीज करता है। इसीलिए हम आप जब आँख बंद करोगे तो ऑटोमेटिक आपका सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव हो जाता है और सिंपैथेटिक बोलते हैं ना, अरे भाई क्यों परेशान, तो आँख बंद कर बैठ जाओ 2 मिनट। हमारे गांव में जब बहुत हम गुस्सा भाई से झगड़ा होता था, आप जब बैठो कोने में बैठो आँख बंद करो, तो आँख आप जैसे ही बंद करेंगे वो कूलिंग सिस्टम चालू हो जाता है, वो बॉडी के कुछ ऐसा नहीं होगा। तो अभी हम लोग 3 राउंड करेंगे इसको। आँख बंद कर लीजिए, 2 काउंट सांस लीजिए, 3 काउंट उसको होल्ड कीजिए, 4 काउंट छोड़िए, फिर 2 काउंट होल्ड कीजिए। ऐसे इस सर्कल को 2 बार रिपीट कीजिए। ठीक है, थैंक यू। तो ये 4 प्रैक्टिस है, इसको करने में आपको 10 मिनट लगेंगे शुरू में। मेरा ऐसा अनुभव है कि काफ़ी लोगों ने इसको शुरू किया तो बाद में बढ़ा भी दिया इसको, जैसे जैसे उनको रिलैक्सेशन लगा 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा। और ये चारों ऐसा प्रैक्टिस है कि चारों प्रैक्टिस से आपका एक तो दोनों सिस्टम सिंक्रोनाइज होता है और जो पैरासिम्पैथेटिक है वो एक्टिव होता है, बॉडी में हीलिंग पावर बढ़ता है, आपको नींद अच्छी आएगी। जो आप 24 घंटे में 12 घंटे में जो स्ट्रेस गैदर करते हैं वो स्ट्रेस से बताया था। देखो ये स्ट्रेस को हम खत्म नहीं कर सकते, स्ट्रेस तो आने ही वाला है, लाइफ स्टाइल है, काम है। हमको क्या करना है, उसको मैनेज करना है। जैसे कपड़ा गंदा हुआ हमें साफ कर लिया, गंदा हुआ साफ, वैसे रोज हमको मन की सफाई करना है। और हम इसमें क्या कर रहे हैं कि अपना न्यूरोबायोलॉजिकल सिस्टम एक्टिव करके ब्रेन को शांत कर रहे हैं। देखो ब्रेन क्या है, ब्रेन एक मसल है, उसको अगर आप टेंशन दोगे तो वो स्ट्रेस देगा, ब्रेन को आप रिलैक्स कर दोगे तो रिलैक्स हो जाएगा। ब्रेन क्या है, ब्रेन कोई ऐसे सूक्ष्म शक्ति नहीं है, वो मसल है। ब्रेन को आप देख सकते हैं, जब वो जैसे हमारा हाथ मसल है वैसा ही ब्रेन एक मसल है। तो उसको कुछ क्रियाएं करके हम जब रिलैक्स कर देंगे तो हमको अच्छा हो जाएगा। जो स्ट्रेस का इम्पैक्ट हमारे यहाँ जो एक्यूमुलेट होता है वो जैसे कोई संकट आया, उस संकट को हमने टैकल करके खत्म कर दिया। हमने उस संकट को अपने पास रोका नहीं। हमको स्ट्रेस आया किसी का, देखो स्ट्रेस तो आने वाला है जीवन में, लेकिन जब स्ट्रेस आता है तो उसका माइंड पे इम्पैक्ट होता है, आपको असर हो या नहीं इम्पैक्ट होता है। ये जब हम करेंगे तो जब माइंड रिलैक्स हो जाएगा तो स्ट्रेस का भी इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। स्ट्रेस आया हमने खत्म कर दिया, स्ट्रेस आया हमने खत्म कर दिया, तो वी विल हैव ए वेरी गुड हेल्थी फिजिकल एंड मेंटल लाइफ। और ये जो मैंने आपको चारों बताया, चारों साइंटिफिक है, ये पूरा योगा से भी रिलेटेड है। योगा में सारी चीज़ें कहीं गई है, लेकिन अब पता चल रहा है कि ये सारी चीज़ें प्रयोग करके भी पता चल रहा है। मैं आपको 3 बुक रिकमेंड करता हूँ और आपको जब टाइम मिलेगा तो उसको देखना। पहला बुक है द साइंस ऑफ ब्रेथ, द साइंस ऑफ ब्रेथ। इसके राइटर है स्वामी राम। 3-4 लोगों ने इसको मिलकर लिखा है, लेकिन स्वामी राम सुनिए है। दूसरा जो बुक है उसका नाम है द न्यू साइंस ऑफ ए लॉस्ट आर्ट, द न्यू साइंस ऑफ ए लॉस्ट आर्ट। इसके लेखक हैं जेम्स नेस्टर। जेम्स नेस्टर ब्रीदिंग पे कमाल की किताब है जेम्स नेस्टर। और तीसरी किताब है ऑक्सीजन एडवांटेज, ऑक्सीजन एडवांटेज। एक बुक है पैट्रिक मैकनन। पैट्रिक मैकनन, ये तीनों बहुत अच्छी किताब है। इसमें पूरा साइंटिफिक रिसर्च है ब्रीदिंग पे। हमने आपको जो भी शेयर किया है वो योगा की बात कर रहे हैं, उसमें योगा की है, लेकिन उन्होंने उसको बताया कि कैसे साइंटिफिकली ये प्राणायाम, ब्रीदिंग, एक्सलेशन, इनहेलेशन, हमिंग कैसे आपको इम्पैक्ट करता है। ये सारी चीज़ें हमारे योगा में बताई, लेकिन योगा में साइंस तो नहीं पता चलता ना। उसने सूत्र दे दिया कि आप ऐसा करो, लेकिन क्यों करो हमको भी समझ में नहीं आता। अभी जब हमने इन सारी किताबों को पढ़ा, जब इनको देखा, इनको समझा, तो पता चला कि भाई ये ऐसा करने से बॉडी में
अब जैसे हम प्राणायाम करते हैं तो हमें बताया कि एक्सीलरेशन ज़्यादा होना चाहिए, तो अब ठीक है एक्सीलरेशन ज़्यादा हम सुन लिया, लेकिन अब वो प्रयोग कर रहे हैं कि एक्सीलरेशन जब ज़्यादा हो तो बॉडी में क्या हो रहा है, बॉडी कैसे रिलैक्स हो रहा है, कौन सा सिस्टम एक्टिव हो रहा है, कौन सा नर्व एक्टिव हो रहा है, ब्रेन को कैसा हो रहा है, तो अभी ये सारी चीज़ें उसमें कॉर्पोरेट हो रही है। तो एक हमने आपसे शेयर किया, इस चीज़ को मैं खुद 35-40 साल से कर रहा हूँ, हज़ारों लोगों को मैंने सिखाया है, मेरे बहुत सारे लेक्चर्स वर्कशॉप होते हैं, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में जाता हूँ, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में जाता हूँ, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में जाता हूँ, और मेरे पास जो फीडबैक आए हैं उससे काफ़ी लोगों को फायदा हुआ, मैं भी इससे कुछ फायदा हो गया हूँ। तो आप भी इसको करो 10 मिनट करने का, और फिर आपको अगर किसी को कुछ इसमें और भी इसके हायर प्रैक्टिस हैं, एक बार फिर कभी हम लोग मिलेंगे, अगर किसी को इंटरेस्ट होगा तो वी कैन गो फॉर दैट। तो अभी अगर किसी को कुछ चर्चा करनी है, अगर कोई क्वेश्चन है तो वी कैन। बस मेरा यही क्वेश्चन है कि जब गुस्सा आता है तब हम अपने को कैसे ट्रिगर करें कि अपने को हाथ हिलाना है या सांस कंट्रोल करनी है, वो थॉट प्रोसेस को कैसे सही बात है। देखिए क्या होता है जब इमोशंस आता है ना, तो हम आपको पहले बताया कि हमारा रेशनल ब्रेन बंद हो जाता है, ये हमारे बॉडी का फिजियोलॉजिकल सिस्टम है कि हम जब वो गुस्सा करेंगे तो हमारा जो थिंकिंग पार्ट है वो बंद हो जाता है, वो ब्रेन ही कम कर देता है, क्योंकि उसको लगता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया तो सारा एनर्जी उधर डाइवर्ट कर देता है। तो इसका क्या करना होगा कि जब आप ये 4 विधि कर रहे हैं, जैसे आप नॉर्मल जब हैं, तो उस समय जब आप इसको करेंगे 7 दिन 8 दिन 10 दिन प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करते समय आपको ये थोड़ा सा सोचना है कि अगर मैं इमोशनली थोड़ा सा सरचार्ज होता हूँ तो मैं अपने ब्रीदिंग को स्लो, अब जैसे आपको गुस्सा है ऑफिस में, तो वहाँ तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, या वहाँ पे हमिंग भी नहीं कर सकते, वहाँ 2 ही कर सकते हैं, या तो कान को कर सकते हैं या ब्रीदिंग। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, आप अपने ब्रीदिंग को स्लो कर सकते हैं। तो आप जब ब्रीदिंग को स्लो करेंगे तो आपका इमोशनल जो पार्ट है वो इमीडिएटली डाउन होगा। तो इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे आप अगर 1 महीने 15 दिन प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करने के बाद सोचेंगे कि अगर मुझे गुस्सा आएगा तो मैं अपने ब्रीदिंग को थोड़ा स्लो करूँगा, या मैं थोड़ा सा ऐसे अपना कान खींचूंगा तो मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा। क्योंकि क्या होगा, गुस्सा से, इमोशन से आप इस प्रैक्टिस को कोरिलेट कर रहे हैं, तो आपका धीरे धीरे माइंड उसको क्या होगा, एडजस्ट करने लगेगा। तो वो कुछ दिनों में आपको सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, जैसे ही गुस्सा आएगा आप इमीडिएटली एक्टिव कर लेंगे। तो वो प्रैक्टिस ही होगा थोड़ा सा। रामनगर में भी एक सेंटर है योगा जी, वो भी अच्छा है। हाँ अच्छा, क्योंकि मेरा क्या बोलना है कि जब हम सीखते हैं, देखिए योगा में क्या है, योगा जो है ना ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। इसमें आसन है, प्राणायाम है, उसमें ध्यान है, धारणा है, 8 उसका अंग बताते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। फिर यम में भी 5 है, सत्य अहिंसा औस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। नियम में भी 5 है, शौच संतोष तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। तो ये क्या है, ये बहुत बड़ा साइंस है, बहुत बड़ा पैकेज है। हमारे जैसे आपके जैसे कॉमन आदमी के लिए हर एक चीज़ को करना डिफिकल्ट है, तो हमको सिंपल आसन, सिंपल प्राणायाम और सिंपल ध्यान करना है। लेकिन इसमें क्या होता है कि हर एक प्राणायाम हर एक आदमी के लिए उपयुक्त नहीं है। प्राणायाम के बहुत सारे तरीके हैं, 16 इंपॉर्टेंट प्राणायाम। जैसे पहला है नाड़ी शोधन, उसके बाद अनुलोम विलोम है, उज्जाई है, सूर्य भेदन है, चंद्र भेदन है, शीतला है, शीतकारी है, भ्रामरी है, उसके बाद केवल प्राणायाम है, उसके बाद आपको भस्त्रिका है, कपालभाति है, बाह्य प्राणायाम है, अंतः प्राणायाम है, उद्गीत है, प्लावनी है, मूर्छा है। तो कुछ प्राणायाम ऐसे हैं जो बॉडी की हीट को बढ़ा देते हैं, जैसे कपालभाति है, भस्त्रिका है, सूर्य भेदन है। जिसको डिप्रेशन है उसी को प्राणायाम करना चाहिए, क्योंकि जिसके डिप्रेशन जो है उसके बॉडी में हीट कम हो जाता है, वो इनएक्टिव हो जाता है। तो उसको ऐसा प्राणायाम करना कि बॉडी की हीट बढ़े। तो कपालभाति से, भस्त्रिका से और सूर्य भेदन से बताया कि बंद करना, तो बॉडी का हीट बढ़ेगा तो उसके डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। जो आदमी ऑलरेडी बहुत एक्टिव है, स्ट्रेस में है, उसको उल्टा करना चाहिए, उसको शीतला करना चाहिए, उसको भ्रामरी करना चाहिए, उसको जिससे बॉडी में टेम्परेचर कम हो। तो अभी क्या हो रहा है कि ऐसे प्राणायाम करो, कपालभाति करो, लेकिन उससे नुकसान हो जाता है। इसलिए ये जो योग है ना, इसको बोलते हैं गुरुमुखी विद्या। गुरुमुखी विद्या गुरु से सीखना चाहिए। कोई बता दिया, टीवी में देख लिया,
अब बहुत हम ऐसे लोगों को जानते हैं जिनको ब्लड प्रेशर था, उन्होंने भस्त्रिका शुरू किया, उनकी हालत और खराब हुई। फिर मैं बोला कि ऐसा मत करो भाई, तुमको जो प्रॉब्लम है वो हिप प्रॉब्लम तुम बढ़ा रहे हो, क्योंकि तुम जो कर रहे हो उससे बॉडी का टेम्परेचर बढ़े और तुमको टेम्परेचर कम करना है। तुम्हारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, तो तुम्हारा जब टेम्परेचर बढ़ेगा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तुमको उल्टा करना है, तो इसीलिए अपने को इसका सीखना चाहिए किसी व्यक्ति से जो जानकार व्यक्ति है, तब आदमी को फायदा होगा। अब जो डिप्रेशन में है उसको ये मैं नहीं सिखाता हूँ, जो डिप्रेशन में है उसको इनहेलेशन में ज़्यादा सिखाता हूँ, क्योंकि इनहेलेशन करने से उसका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। इनहेलेशन करने से बॉडी उसका सिंपैथेटिक नर्वस एक्टिव होगा, क्योंकि डिप्रेस्ड आदमी को हमको सिंपैथेटिक एक्टिव करना है और जो रेस्टलेस है उसको हमको एक एक्टिव करना है। तो बॉडी में ब्रीदिंग जो है उसको अलग अलग काम करता है। आप इनहेल ज़्यादा करोगे तो सिंपैथेटिक एक्टिव हो जाएगा, आप एक्सेल ज़्यादा करोगे तो ये होगा, और दोनों को बैलेंस रखो तो इस हिसाब से उसको ये बहुत ही साइंटिफिक टेक्निकल चीज़ है जिसको आदमी को सीखना है। आपने एक ये भी बात कही कि जैसे स्ट्रेस में अपने सोचने की क्षमता कम हो जाती है, इनडिसिसिवनेस आ सच सही बात है। यानी ब्रेन फॉग जो आपने कहा सही तो जैसे ऐसा मुझे फील हुआ कि स्ट्रेस के सिवाय भी जैसे कई बार एक कोई सिचुएशन जो क्रिएट हो जाती है तो उसमें एक सेंस ऑफ गिल्ट भी थोड़ा ओवरशैडो करता है कि इसके लिए कुछ पहले किया जा सकता था या मेरी क्षमता अनुसार उसको मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो नॉट एग्जैक्टली स्ट्रेस, पर उस केस में भी जैसे कहीं मैंने पढ़ा कि हमारे दांत में कहीं एक दांत में प्रॉब्लम हो तो सब अटेंशन नहीं चले जाता है। तो कई बार अपार्ट फ्रॉम स्ट्रेस एक सेंस ऑफ गिल्ट भी क्या और उसको सेम तरीके से टैकल। देखिए स्ट्रेस का सेंस क्या है कि व्हेन यू डोंट फील गुड, जब आपको अच्छा नहीं लगे, इसका अर्थ है कि आपको स्ट्रेस उसमें है। और स्ट्रेस जो क्या है वो दो तरह से मैनिफेस्ट होता है। एक ऐसा होता है कि आप बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे और बहुत डिप्रेसिव हो जाएंगे। डिप्रेशन भी स्ट्रेस का लगता है, वो दोनों अलग अलग। जैसे आप बता रहे हैं गिल्ट का, तो गिल्ट में भी इनहेरेंट स्ट्रेस रहता है। आपका ब्रेन लगेगा कि हमने गलत कर दिया या अच्छा नहीं, तो ब्रेन को अच्छा फील नहीं होता है। तो अच्छा फील नहीं होता इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस है अंदर। स्ट्रेस का ऐसा अर्थ है कि व्हेन यू आर नॉट फीलिंग गुड बिकॉज ऑफ एनीथिंग, आइदर सम, जैसे गिल्ट क्या है, एक इमेजिनरी चीज है। हमारे ब्रेन को लगता है कि हमने हो सकता हमने नहीं किया, मुझे लगता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ जो आपको चैलेंज आ रहा है, यहाँ भी चैलेंज आ रहा है ब्रेन पे कि हमने ऐसा क्यों कर दिया, नहीं करना चाहिए था। तो ये इमेजिनरी आपको, तो यहाँ भी आपका ब्रेन स्ट्रेस है, इसीलिए तो परेशान है वो, उसको अफसोस हो रहा है, उसको गिल्ट हो रहा है, उसको रिमोर्स हो रहा है। तो ये भी एक तरह का स्ट्रेस है। तो इसको दूर करने का क्या तरीका है कि आप अपने आपका जो सिस्टम है, जैसे आप जब रिलैक्स हो जाओगे, आप जब नॉर्मल कोर्स में आओगे जिसको होमोस्टेसिस बोलते हैं, तो ये एक गिल्ट का सिस्टम धीरे धीरे कम हो जाएगा। और आप जब इसको करोगे, जैसे जब क्या होता है कि जैसे हमारा दो सिस्टम है, ये दोनों सिस्टम ऐसे ऐसे काम करते हैं, 12 घंटे। क्या होता है कि जब हमको स्ट्रेस होता है तो एक सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है, ये सिस्टम ऊपर ही नहीं आता। तो मे बी बिकॉज ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, मे बी बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी, मे बी बिकॉज ऑफ रिमोर्स, मे बी बिकॉज ऑफ गिल्ट, लेकिन वो सिस्टम तो हमको क्या करना है कि हमको अपना सिस्टम एक्टिव करना है, दोनों रिलैक्स, अपने वो रिलैक्स। जब आप रिलैक्स हो जाओगे तो सारा प्रॉब्लम ही खत्म हो। जैसे आपको गिल्ट जब है ना, तो आप देखोगे आप रिलैक्स नहीं करते, आपको बुरा लगता है, पसीना आने लगेगा, स्वेटिंग आएगा, बॉडी में हीट टाइप का पैदा होगा। तो हमको उस समय क्या करना है, जो वेगस नर्व उसको टोन करना है। आप जब ब्रीदिंग को थोड़ा ध्यान, जैसे ब्रीदिंग ऐसा है, जैसे अभी मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं बैठे बैठे ब्रीदिंग स्लो कर दूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। और जब मैं ब्रीदिंग स्लो करूंगा तो मेरा नर्वस सिस्टम स्लो हो जाएगा, मेरा वेगस नर्व टोन हो जाएगा। अगर मुझको थोड़ा सा लेजीनेस लग रहा है तो मैं इनहेलेशन बढ़ा देता हूँ, एक्सेलेशन कम कर देता हूँ, तो मैं बॉडी में एनर्जी आ जाएगी, एक्टिव हो जाऊंगा बॉडी। तो यही योगा है आपको करना, लेकिन प्रैक्टिस ही होगा। जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो रहते समय अपन कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं क्या? नहीं, उस समय आप रिलैक्स रहो, क्योंकि वो एक्टिविटी नहीं सिंपल कर सकते हैं, सिंपल तो कोई नहीं है, लेकिन वो क्या करता है आपके बॉडी को एकदम आपको लेवल मिला रिलैक्स। जैसे आपको बहुत बड़ा डिसीजन लेना है या कोई बहुत इंपॉर्टेंट आपको कोई फाइल लिखनी है, तो उस समय आपका बॉडी एकदम रिलैक्स होना चाहिए। जब बॉडी रिलैक्स रहेगा तो माइंड क्रिएटिव रहता है।
तो पैरासिम्पैथेटिक में छोटा मोटा काम कर, लेकिन जब आपको बहुत कोई इंपॉर्टेंट काम करना है, जो होता है ना, जैसे आपको बहुत डिसीजन लेना, तो आप अपने को काम डाउन करते हो, देखो मैथ बच्चा बना रहा है तो अकेले रहता है, एकाग्र रहता है। तो पैरासिम्पैथेटिक अगर है तो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रह सकते, ज़्यादा एक्टिविटी नहीं रह सकता। अब सर हमारे ये जो बैठे हो कि बैठने के काम हमारे ज़्यादा रहते हैं, हाँ, ऐसे एक्सरसाइज है या दौड़ा के काम हमारे बहुत कम रहते हैं। तो उस समय आपका पैरासिम्पैथेटिक, आप नॉर्मली क्या होना चाहिए, बेस्ट जो स्टेट है ना, वो बेस्ट स्टेट है कि सिम्पैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक बैलेंस पे काम। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा कोई क्रिएटिव वर्क करते हैं, उस समय हमारा सिम्पैथी नर्वस सिस्टम थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए। जब सिम्पैथी एक्टिव होगा तो हम रिलैक्स रहेंगे, और ऐसा रिसर्च बता रहा है कि रिलैक्स स्टेट में ही माइंड क्रिएटिव होगा। तो वो अपने को, जैसे आप फाइल में काम कर रहे हो, आपको थोड़ा सा टायर्डनेस लगता है ना, फटीग लगता है, तो आप थोड़ा सा 10 कदम चल लो, या थोड़ा सा आपका जो ब्रीदिंग है उसको थोड़ा सा आप ऐसे भी कर सकते हो, सांस लिया 4-5 बार किए तो फिर पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव हो जाता है। क्योंकि आप बैठ के भी जब काम करोगे तो आपका क्या होता है कि आपको थकान आती है, क्योंकि आपका हाथ काम करता है, आपका ब्रेन काम करता है, एक्टिविटी चलती रहती है। तो उसको क्या करना है, जब ज़्यादा आप काम करोगे तो फटीग आ जाता है, इनमें बैठे बैठे भी फटीग आ जाता है। तो उस समय थोड़ा सा एक्सेलेरेशन ज़्यादा करो, थोड़ा सा काम खींचो, थोड़ा ऐसे 10 कदम वॉकिंग आप कर लिए तो इंडोर्फिन बॉडी में सीक्रेट हो जाता है, तो आपको अच्छा लगेगा। क्या हाइड्रेशन से कुछ फर्क पड़ता है? किससे? हाइड्रेशन अगर हाँ, देखिए मैंने उन सारी चीज़ों की चर्चा नहीं की, जैसे फूड है, हाइड्रेशन है, या अच्छा लाइफ स्टाइल है, वो तो है ही, वो तो आपको रखना ही पड़ेगा। अगर आपका फूड अगर बैलेंस नहीं है, आप कितना मेडिटेशन करोगे तो आप हेल्दी नहीं रह सकते। जैसे फूड आपका है, एक्सरसाइज है, पानी पीना, हाइड्रेशन है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद भी हम देखते हैं कि आदमी स्ट्रेस में है, तो उसके लिए ये सारी चीज़ आदमी को करना जरूरी है। देखिए हाँ, नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटी, जैसे मान लीजिए आपको बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें बताएं। आप कोल्ड वाटर लेके चेहरे पे थोड़ा मारो, ऐसे 3-4, आपका इमीडिएटली वेगस नर्व एक्टिव हो जाएगा। या और है कि जैसे आपका ब्रेन है, अगर छाती से ब्रेन नीचे आ जाए, ऐसे जैसे आप बैठ के अगर छाती से ब्रेन नीचे करो तो उस समय भी वेगस नर्व एक्टिव हो जाता है। अगर आप अपसाउट टाइम जैसे सर्वांगासन करते हैं ना, पैर ऊपर करके, उस समय भी वेगस नर्व एक्टिव होता है। अगर आप अपने बच्चे को, माँ को या किसी बहुत प्यारे आदमी को हग करते हो, उस समय भी वेगस नर्व एक्टिव हो जाता है। आप जंगल में अगर वॉकिंग करना शुरू कर दो जहाँ बहुत पेड़ है, तो वहाँ भी वेगस नर्व एक्टिव हो जाता है। आप किसी तालाब के पास, समुद्र के पास जाके 10 मिनट बैठो तो वहाँ भी वेगस नर्व एक्टिव हो जाता है। तो ऐसा देखा गया कि ये सारी एक्टिविटीज करने से क्या होता है कि आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व है वो एक्टिव होता है। तो अब हमको इसमें से, अब हर एक जो है वो हर एक को सूट नहीं करता, लेकिन इसमें से 2-4 अगर हमने किया, और लेकिन इसको रोज करना, ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिया तो साथ नहीं। जैसे हमको रोज खाना खाना है, रोज हमको नहाना है, रोज, वैसे ही ये हमको रोज 10 मिनट करना है। आप 10 मिनट करोगे रोज तो आप 7 डेज में आपका ऐसा लगेगा कि एकदम मेरा लाइफ मैंने अच्छा हमको फील हो रहा है, और हम स्ट्रेस हम बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। सर जैसे आपने बोला स्ट्रेस ट्रांसफरेबल है, हाँ। तो जैसे कोई एक व्यक्ति है जो चिड़चिड़ा बन कर रहा है या फिर जो स्ट्रेसफुल है, तो हम ये जो एक्टिविटी है खुद के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन जैसे उसका सिस्टम हिला हुआ है तो उसको कैसे हम ये बोल सकते हैं कि भाई तू तेरा सिस्टम। अब देखिए उसमें ऐसा बताते हैं कि वी कांट चेंज द वर्ल्ड बट वी कैन चेंज आवरसेल्फ। अगर वो हमारा मित्र है या हम उसको बोल सकते हैं कि भाई तू ज़्यादा चिढ़ रहे हो, तुमको थोड़ा ये करना चाहिए, तो अगर बोल सकते हो चाहिए, लेकिन सबको नहीं बोल सकते। तो अपने भाई चैनल को बोल रहे हो। तो अपने को क्या है कि अपने को ऐसा रेजिलियंस पैदा करना है, अपने को रेजिलियंस पैदा करना है कि हम अपने को कंट्रोल करें, क्योंकि वी कांट कंट्रोल द बट वी कैन कंट्रोल आवरसेल्फ। सर इसलिए ये एक्सरसाइज करने के बाद में, योग के पूरे आसन करने के बाद में शवासन कराते हैं। हाँ, तो शवासन में जो आपने ब्रीदिंग का जो बोला है उसमें यही बोला जाता है कि उसमें प्रोग्रेसिव रिलेशन होता है, रिलैक्सेशन होता है शवासन। या जैसे योग निद्रा आप करते हो, योग निद्रा आपने सुना होगा, शवासन में क्या है कि आप एकदम रिलैक्स हो जाते हो और सांस पे ध्यान टिका देते हो।
तो उससे भी बॉडी क्या होता है, प्रोग्रेसिवली पूरा बॉडी रिलैक्स होता है। लेकिन मेरा केवल आप जो कुछ भी करते हो ना अवेयरनेस के साथ हो। अवेयरनेस का ऐसा अर्थ है कि आप उसको समझो। जैसे आप आसन कर रहे हो तो कौन सा आसन आपके लिए उपयुक्त है, आप प्राणायाम कर रहे हो तो कौन सा प्राणायाम आपके लिए उपयुक्त है, आप मेडिटेशन कर रहे हो तो कौन सा मेडिटेशन आपके लिए उपयुक्त है। जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो चीज़ें कुछ आसन ऐसा बताया आपको हमने कि कुछ आसन ऐसा है कि बॉडी में कुछ अलग एंजाइम पैदा करता है। तो जो एक्सपर्ट है थोड़ा सा उसको ये जानना चाहिए कि भाई आप हमको, जैसे एक नॉर्मल आदमी कोई भी आसन कर सकता है। नॉर्मली 6 आसन बताते हैं, 6 2 बैठ के करो, 2 खड़ा होकर करो, 2 पीठ के बल करो, 2 पेट के बल करो, 6 आसन कोई भी करो। या सूर्य नमस्कार है, आप उसमें 12 स्टेप्स है, उसको आप कर सकते हो। ब्रीदिंग हमने आपको जो सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक बताया, नॉर्मल कर सकते हो। अगर किसी को मेडिकल कंडीशन है तो थोड़ा सा उसको सोच समझ के करना चाहिए, उसको कौन सा करना चाहिए। लेकिन जो सिंपल हमने आपको बताया ये भी बड़ी गंदी है। और इसमें और आजकल हम देखते हैं कि 99.9% लोग को स्ट्रेस है। स्ट्रेस का अर्थ है कि एक सिस्टम ओवर एक्टिव है, दूसरा सिस्टम डाउन। उसको कैसे एक्टिवेट करना, इन सारी चीज़ों करके वो नॉर्मल होगा। सर ये एक्टिविटीज जो आपने बताई, 4 एक्टिविटीज जो रोज करना है जी, वो अगर स्ट्रेस नहीं है तो भी करना है। नहीं स्ट्रेस अगर नहीं है तो क्या है, उसमें क्या, अगर स्ट्रेस नहीं है तो क्या होगा कि आपका दोनों सिस्टम सिंक्रोनाइज होगा उसमें। तो ओवर तो नहीं हो जाएगा। नहीं पैरा वो एक जोक था ना कि गलती से वो पैरासीटामोल की गोली खा लेता है, नहीं, तो अगर- बीवी पूछती है फोन करके माँ को, अरे मेरे पति ने तो गोली खा ली, तो माँ बोलती है अभी उसको हेडेक दे। तो एक्चुअली हमने जो 4 सिस्टम बताया है, ये ध्यान में रख के बताया कि हमको स्ट्रेस है। अगर किसी को डिप्रेशन है तो उसको उल्टा करना, जब हमने बताया कि डिप्रेशन है तो लेफ्ट करो, राइट चालू करो। डिप्रेशन है तो उसको इनहेलेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो। डिप्रेशन है तो थोड़ा अंदर होल्ड करो, वो थोड़ा उल्टा करने का। लेकिन हमने जो नॉर्मल कोर्स पे जो बताया, जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से, अगर डिप्रेसिव आदमी है तो इसका मतलब पैरासिम्पैथेटिक ज़्यादा है, तो उसको सिंपैथेटिक एक्टिव करना पड़ेगा, उसको राइट नाइट से ब्रीदिंग लेना पड़ेगा, उसको थोड़ा इनहेलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, एक्सहेलेशन थोड़ा कम करना पड़ेगा। ठीक है सर, जैसे व्हाट्सएप पे आया ना जी, रामायण सीरियल आया था, उसमें रावण के बाल काले थे, कुंभकर्ण के बाल काले थे, विभीषण के बाल सफेद थे। इतना छोटा था वो, क्यों? रावण हंसता बहुत था, कुंभकर्ण नींद बहुत अच्छी लेता था, सारा स्ट्रेस विभीषण पालता था, इसलिए उसके बाल सर मुझे एक बात बताइए, जैसे आप अल्कोहल वगैरह जो लोग लेते हैं या हम लोग जब लेते हैं तो यू फील वेरी नाइस फॉर सम टाइम। तो देखिए पर वो तो एक अच्छा थोड़ा सा होता है। टाइम कम था इसलिए मैंने बताया। तो देखिए स्ट्रेस जो है, इस स्ट्रेस को हम अपने लाइफ में 3 तरीके से ख़त्म करते हैं। पहला है स्ट्रेस अगर है तो हम अल्कोहल लेते हैं। अल्कोहलिज्म का जो प्रकार है वो भी एक है कि स्ट्रेस को कैसे दूर करने का। वो आदमी अल्कोहल इसलिए ज़्यादा लेता है, अल्कोहलिज्म हम यूज़ कर रहे हैं। अल्कोहल जो नॉर्मल एक लेता है अलग बात है, लेकिन अल्कोहलिज्म में क्या होता है उसका भी एक थ्योरी है, रिसर्च हुआ है कि उसका मेन पर्पस है वो आदमी स्ट्रेस को दूर करना चाहता है। दूसरा ड्रग और सब्सटेंस, उसमें भी स्ट्रेस को दूर करने के लिए लेता है। तीसरा जो है सो अनहेल्दी फिजिकल रिलेशंस। ये 3 जो है, ये 3 जो रिसर्च हुआ उसमें बताया गया है कि इसमें भी स्ट्रेस दूर करने को आदमी कोशिश करते हैं। या तो अल्कोहल लेगा, अल्कोहलिज्म है, या ड्रग है, या अनहेल्दी फिजिकल रिलेशंस। दूसरा जो तरीका है उसमें हम बहुत बार स्ट्रेस को सप्रेस करते हैं। जैसे आपको स्ट्रेस हुआ तो आपने क्या किया, कुछ ऐसा काम किया जिससे स्ट्रेस सप्रेस हो। दूसरा क्या करते हैं, स्ट्रेस को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे हमको स्ट्रेस है तो हम गाना सुनने लगे, स्ट्रेस आया तो हम दूसरा काम डिस्ट्रैक्ट किया स्ट्रेस को। और तीसरा क्या है, स्ट्रेस को नेग्लेक्ट करते हैं। तो और तीसरा हमने जो बताया कि स्ट्रेस को हम प्रोसेस करते हैं। पहले में हमने अल्कोहल, ड्रग और अनहेल्दी फिजिकल रिलेशन से स्ट्रेस को हमने दूर करने की कोशिश की। दूसरे में हमने स्ट्रेस को सप्रेस किया, डिस्ट्रैक्ट किया या नेग्लेक्ट किया। ये दोनों
हमको बाद में स्ट्रेस को और बढ़ा देता है। जैसे पहले 1 पिक की जरूरत होती थी तो अब हमको 4 पिक चाहिए, और फिर 4 पिक के बाद ये स्ट्रेस नहीं जाएगा तो हमको 8 पिक चाहिए, और एक ऐसा समय आएगा कितना पियो स्ट्रेस नहीं जाएगा, कितना भी ड्रग लो स्ट्रेस नहीं जाएगा। और दूसरा जो सिस्टम है कि आप सप्रेस करोगे स्ट्रेस और बढ़ेगा, उसको डिफ्लेक्ट करोगे तो फिर स्ट्रेस आएगा, आप उसको निगलेक्ट करोगे तो तीसरा सबसे थर्ड तरीका है उसको प्रोसेस करो। जैसे उदाहरण जैसे सांप है, जैसे हमारे रूम में सांप आ गया तो हमने सांप को बंद कर दिया रूम में, तो उसको सप्रेस किया हमने स्ट्रेस को, वो सांप उसी रूम में वो फिर कभी भी काटेगा और ज्यादा जोर से काटेगा। या हमने क्या किया, सांप को डिस्ट्रैक्ट कर दिया। डिस्ट्रैक्ट क्या किया, उसको इस रूम से निकाल कर दूसरे रूम में कर दिया, वो फिर उस रूम में भी खतरा पैदा करेगा। या तीसरा हमने निगलेक्ट कर दिया, तो ये तीनों खराब है। हमको क्या करना है, संपेरे को बुला के या सब मित्रों को बुला के उसको प्रोसेस करके पकड़ के जंगल में छोड़ना है। तो हमको अपने इमोशंस को, स्ट्रेस को प्रोसेस करना है। हम जब उसको प्रोसेस करेंगे तो हमको नुकसान नहीं करेगा। तो हम ना तो उसको सप्रेस करें, ना उसको डिफ्लेक्ट करें, ना उसको निगलेक्ट करें। तो एक हमने जो तरीका बताया, इस तरीके से हम, जैसे आप मेडिसिन खाते हैं तो ड्रग क्या है, साइकेट्रिस्ट आपको मेडिसिन देता है तो वो क्या है, वो अपने या सिस्टम को सप्रेस करेगा या उठाएगा। जैसे अगर किसी को एग्रेशन है तो वो क्या पैरासिम्पैथेटिक को ट्रैंकुलाइज कर देगा तो आप अच्छा फील करोगे। जैसे ही ड्रग का इफेक्ट खत्म होगा फिर आप एग्रेसिव हो जाएगा। या कोई डिप्रेशन में तो वहाँ पे साइकियाट्रिस्ट क्या करता है, सिंपैथेटिक को उठाने का दवा देता है। तो जब तक दवा के मेडिसिन इफेक्ट है तब तक, इसीलिए अब साइकियाट्री में भी वहाँ पे भी काउंसलिंग और एक CBT करके एक सिस्टम है जिसमें बोलते हैं आपको कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। वो आपके कॉग्निशन को ठीक करते हैं, वो आपको सजेस्ट करेंगे आप ऐसा करो, आप ऐसा सोचो। तो वो भी ये सेम ही चीज़ है CBD में। तो अपने को क्या करना है, अपने को कोई समस्या है, स्ट्रेस है, उसको प्रोसेस करना है प्रॉपर वे, तो वो निकल जाएगा, हमको तकलीफ नहीं है। अगर हमने उसको गलत ढंग से तारीफ करने की कोशिश जो आज समाज में हो रहा है तो और एक ज़्यादा क्रूएल फॉर्म में आएगा, ज़्यादा एक्सेसिव फॉर्म में आएगा और हमको ज़्यादा तकलीफ होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। अस्थमा की क्या प्राणायाम, किसका अस्थमा की? हाँ देखिए, अस्थमा का जो पेशेंट है उसके लिए सबसे अच्छा परिणाम ऐसा है कि एक तो उसको नाक से में सांस आए। आप अस्थमा के पेशेंट क्या होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा मुंह से सांस लेते हैं, तो उसको ये प्रैक्टिस करना है कॉन्शियसली कि हम नाक से ज़्यादा सांस लें। नाक से वो जब ज़्यादा सांस लेगा तो क्या होगा कि एक तो वो रिलैक्स रहेगा बिकॉज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। दूसरा क्या है कि लंग्स जो है वो लंग्स धीरे धीरे वो एडॉप्ट होते जाएगा। और तीसरा है कि वो जब सांस लेता है तो नॉर्मली अस्थमा के पेशेंट छाती सांस लेते हैं ऐसे, तो उसको क्या होता है कि फिर डायफ्राम नीचे नहीं जाता और लंग्स नहीं खुलता, तो लंग्स छोटा होते जाता है। तो उनको जब सांस लेता है तो प्रैक्टिस सांस जब लेते हैं तो थोड़ा पेट उनको फुलाने का धीरे, थोड़ा सा जितना हो सके पेट फुलाएंगे, डायफ्राम नीचे जाएगा, लंग्स ऐसा खुलना शुरू होगा और ऑटोमेटिक सक्शन प्रेशर से सांस जा रहा है। तो उनको एक तो पहला है कि नाक से सांस लें, दूसरा स्लो सांस लें, कभी कभी बीच में ज़्यादा हुआ देखा तो लेकिन तो चलेगा, प्रैक्टिस करें रोज 10 मिनट 15 मिनट और पेट फुलाएं। डायफ्रामिक जिसको बोलते हैं डायफ्रामिक ब्रीदिंग बोलते हैं, बेली ब्रीदिंग, यौगिक ब्रीदिंग। तो अगर वो सुबह 10 मिनट शाम में 10 मिनट करेंगे तो एक हफ्ते के अंदर उनकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। उनको जो मेडिसिन लेना है लेने हो और उनको बोलो कि सांस छाती से मत बोलते हैं, पेट से सांस लो। पेट से सांस लेने का अर्थ है कि पेट फूलना चाहिए। तो डायफ्राम जब मूव होगा तो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, लंग्स खुलेगा। जैसे आप किसी को दाब को ऐसे रखो तो उससे कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, डायफ्राम नीचे जब जाएगा तो ऑटोमेटिक लंग्स खुलता है। तो एक प्रैक्टिस अगर वो करेंगे सिंगल प्रैक्टिस और उनको स्लो ब्रीदिंग, नोज ब्रीदिंग और बेली ब्रीदिंग, ये मैं आपको लिख के देता हूँ कितना भी सीवियर इनको प्रॉब्लम है इसका अस्थमा का। अगर इस हिसाब से अगर वो 1 महीना करेंगे तो कम से कम 25% की लाइफ सेफ्टी बढ़ेगी। एक प्रूफ हुआ है और अभी जो नया ट्रीटमेंट आया अस्थमा का उसमें इन सारी चीज़ों को कराया है। चलो थैंक यू। जैसे कि हम लोग से सब स्ट्रेस वाली लाइफ तो जीते ही है सबके सब चार्टर्ड अकाउंटेंट,
नॉट ओनली बेसिकली फिजिकली नहीं है बट मेंटली तो स्ट्रेस लाइफ है ही। ना आपने जो 4 एक्सरसाइजेस बताई, मुझे लगता है कि हम सब अपने चेयर पे बैठ के भी सारी हाँ, एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। एंड आपने जो हम लोगों को साइंटिफिक रीज़न बताया क्या किया जाता है। सर हम सभी के फ़ोन पे एक एक्सरसाइज आती है सर, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। हम उसको ऑन करते हैं तो बोलता है कि 3 मिनट तक ब्रीथ करो, 2 मिनट तक रोको, फिर छोड़ो, फिर रोको, जो आपने बताया। इसका जो आपने मुझे हम लोगों को सबको बताया कि रीज़न क्या है, वेरी थैंक यू। एंड हम ऐसा चाहेंगे कि आगे भी हम आपके साथ नहीं, जरूर। जुड़े रहें और आपके जो ज्ञान है उसका प्रतिसाद हम सभी को मिले। एंड एक बिग ग्रेटिट्यूड फ्रॉम ऑल ऑफ अस।